हेलो माय डियर अपकमिंग फेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग काफी अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई कंटिन्यूस चल रहा होगा। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन स्टडी यूटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जहां पे हम लोग स्टडी कर रहे थे जनरल इंजीनियरिंग को। जनरल इंजीनियरिंग काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो सभी एग्जामिनेशन जहां पे आपको जनरल इंजीनियरिंग पूछा जाता है वहां से आपको तीनों ब्रांच का यानी मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल तीनों से क्वेश्चन देखने को मिलता है। दैट इज वाई ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप 100% उस जॉब को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सकते हो। तो उसी को टारगेट लेके हम लोग अभी स्टडी कर रहे थे। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग देख रहे थे सिविल इंजीनियरिंग का, और सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग का टॉपिक चला था बिल्डिंग मटेरियल। ये लेक्चर नंबर हो जाएगा हम लोग का 3rd। इसके बाद और एक लेक्चर आएगा 4th लेक्चर तक हम लोग का बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा। पहले मैं ये बता देता हूं कि भाई जनरल इंजीनियरिंग, जैसे अभी आपको पता है जेएसएससी जेई निकला है झारखंड में, जेई का एग्जामिनेशन जहां पे आपको जनरल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आने वाले टाइम में जो निकलता है रेलवे का सीनियर सेक्शन इंजीनियर, वहां भी देखने को मिलता है रेलवे जेई में, राइट। इसके अलावा डीएसएसबी जेई, वहां भी आपको जनरल इंजीनियरिंग देखा जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं बहुत सारे ऐसे स्टेट लेवल एजेई का एग्जाम होता है, वहां पे आपको जनरल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा। तो आप इसका नोट्स बहुत ही अच्छी तरह से बनाइएगा। ये नोट्स आपका कोई भी जहां पे जनरल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा सभी के लिए वैलिड होने वाला है, राइट। अगर कोई भी एक्स्ट्रा सिलेबस में कोई टॉपिक ऐड होता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, बिकॉज जब भी मैं क्लास लेता हूं तो आपको पता है मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे देखो, ये रहा सिलेबस जनरल इंजीनियरिंग सिविल का। ठीक है, यहाँ पे अगर बात देखोगे आप तो ये रहा सिविल का, ये रहा इलेक्ट्रिकल का और ये रहा मैकेनिकल का। तो जितना भी सिलेबस है यहाँ पे अगर कुछ भी नया सिलेबस आता है मुझे इन्फॉर्म आप कीजिएगा, या फिर मुझे पता चल जाएगा तो उस टॉपिक को मैं ऐड कर दूंगा, तो वो आपका वहां के लिए काम कर जाएगा। मान लो जैसे सीनियर सेक्शन इंजीनियर का निकला रेलवे में, कुछ नया ऐड हुआ सिविल में या इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में, तो टॉपिक आप मुझे बता देना, उसको मैं पढ़ा दूंगा। या फिर किसी भी अदर में, अदर स्टेट एजेई में, कहीं भी। मेरा कहने का मतलब सिंपल है कि ये जनरल इंजीनियरिंग का मास्टर लेक्चर है। किसी भी एग्जाम जहां पे आपको पूछा जाता है उसके लिए वैलिड होगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग टारगेट किसको किए हैं? झारखंड जेएसएससी जेई को। सिलेबस लगभग सब में सेम रहता है। ओके, तो ये चीज हम लोग कर रहे थे। नाउ अब मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं कि सर आप सिविल इंजीनियरिंग ही क्यों स्टार्ट किए, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। सिविल इंजीनियरिंग पहले क्यों स्टार्ट की? क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग में आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों से क्वेश्चन रहेगा। बट वाई सिविल सर? इंपॉर्टेंट क्यों? समझो मेरी बात। जनरल इंजीनियरिंग में क्या क्या पूछेगा आपसे? तो आपसे पूछेगा, आपको एक तो पूछेगा सिविल से क्वेश्चन, सिविल इंजीनियरिंग से पूछेगा, देन आपको मैकेनिकल से पूछेगा एंड आपको इलेक्ट्रिकल से रहेगा। नाउ द पॉइंट इज, सबसे ज्यादा मैक्सिमम 60% क्वेश्चन आपको पूछेगा सिविल से ही। कहां से रहेगा? सिविल से ही। दैट इज वाई मैं सिविल को स्टार्ट कर रहा हूं। एंड इसमें से भी अगर मैं बात करूं कुछ टॉपिक्स का, जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन। जैसे अगर मैं बात करूं बिल्डिंग मटेरियल जो मैं स्टार्ट किया हूं, यहां से 15 से लेकर 16 क्वेश्चन तक पूछा गया प्रीवियस ईयर में। वहीं अगर बात करूं सॉइल मैकेनिक्स का, वो भी आपका 10-12 नंबर पूछा गया। अदर में जैसे इन्वायरमेंट हो गया, आरआरसी हो गया, कंक्रीट वगैरह, वहां से 2-3 नंबर का पूछा जाता है। दैट इज वाई मैं सिविल में से स्टार्ट किया हूं बिल्डिंग मटेरियल, ताकि वैसे वैसे टॉपिक जहां से आप इसको तो मिनिमम करना ही है। जैसे सिविल वाला के लिए तो इजी है, बट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए सिविल पढ़ना थोड़ा टफ हो सकता है। तो मैं वैसे वैसे टॉपिक को करा रहा हूं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं एक वीडियो भी लाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, जैसा कोई मैकेनिकल से है, तो उसके लिए मैं बताऊंगा सिविल और इलेक्ट्रिकल कौन कौन सा टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना, बाकी चीज को आप छोड़ भी दोगे क्योंकि वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल के लिए कौन कौन सा मैकेनिकल और सिविल का इंपॉर्टेंट है, और मैकेनिकल के लिए कौन सा सिविल एंड इलेक्ट्रिकल का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मैं देखो ये सभी चीज जो है गाइड के लिए बताता हूं, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो टीचर के मायने में जब हम लोग स्टडी करते हैं, प्रीवियस का पेपर एनालिसिस देखते हैं, तो जो चीज पता चलेगा उस चीज के बारे में मैं इन्फॉर्म करते हुए चलूंगा और पढ़ाते चलूंगा, ताकि आप लोग को इजी हो किसी चीज को समझने में, तरीका कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई स्टडी मटेरियल तो सभी के पास बहुत रहता है, बट निकाल पाता वही लड़का जो सही डायरेक्शन में पढ़ता है। उसके बाद भी वही कंटेंट होता हो सकता है जो लड़का क्वालिफाई कर देता हो कम पढ़ा हो, और जो लड़का बहुत सारा पढ़ता है बट वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाता है। रीजन क्या होता है? क्योंकि वो सही डायरेक्शन नहीं पता। हद से ज्यादा भी नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे पीएचडी करने नहीं बैठो, आप पैटर्न समझो कि क्या पूछा जाता है, कितना इंपॉर्टेंट आप उतने पढ़ो, जितना अनरिलेटेड चीज उसको मत पढ़ो। ये नहीं कि कुछ भी पीएचडी करने जा रहे हैं, पूरा मैकेनिकल जैसे आप हो तो सिविल का पूरा पढ़ दिए 6 महीना लगा के, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, और एक चीज मैं लगाऊंगा, मैं बात किया था रेलवे जोनल से, ठीक है, रांची वाला से, ठीक है, और वहां मैं पता किया कि भाई जो आपका ये जो एग्जाम निकला है, सॉरी रेलवे जोनल का मैं बात कर रहा हूँ, जेएसएससी के हेड ऑफिस में कॉल किया था और पता करा था कि एग्जाम कब तक होने वाला है जेएसएससी जेई का।
तो अभी तक कोई भी डेट फाइनल नहीं हुआ, मैं आपको वीडियो क्लिप भी ऑडियो क्लिप में आपको सुना दूंगा, डोंट वरी। चाहे इंपॉर्टेंट पड़ेगा तो मैं वीडियो भी बना दूंगा और आपको इससे आइडिया पता चलेगा कि अभी कोई भी एग्जाम डेट नहीं निकला है। तो जो भी यूट्यूबर वगैरह लोग बना रहा है, क्योंकि अभी कुछ कमेंट आ रहा था कि सर एग्जाम कब होगा, अप्रैल में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक कोई डेट फाइनलाइज नहीं हुआ है। जहां तक उम्मीद करो कि अगस्त तक पहुंच जाएगा, जुलाई अगस्त तक आ जाएगा एग्जाम। तो आप लोग आराम से तैयारी करो मन भर के। सबसे पहले आपको जनरल इंजीनियरिंग पढ़ना, फिर अपना रिस्पेक्टिव में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल का प्रिपरेशन करना, टेक्निकल वाले ब्रांच का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन के साथ। आपको पता हो गया होगा, माय नेम उत्तम कुमार, एक्सपर्ट फॉर एसएससी, जेईई, आरआरबी, जेईई, स्टेट, जेईई, गेट एंड पीएससी एग्जाम्स। बिकॉज मेंटोर्ड मोर देन 40,000 स्टूडेंट। अभी तक मैं 40,000 से ज्यादा बच्चों को मेंटरशिप दे चुका हूँ, अलग अलग फील्ड में पढ़ा चुका हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म में। जैसे एसएससी जेईई हो गया, आरआरबी जेईई हो गया, यूपीएससी हो गया, प्री एंड जेपीएससी को मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। 5 ईयर प्लस मेरा ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। आज हम लोग लगाने वाले क्वेश्चन, आज हम लोग क्या लगाने वाले क्वेश्चन, और यहाँ पे एक भी ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आप नहीं जानते हो तो आपको क्या करना, पॉज करना है और आंसर आपको करना है। ठीक है, आंसर आपको करना, अभी आप आंसर कीजिएगा, कमेंट लाइव कीजिएगा कि सर इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, करते हुए चलना है, इजंट इट, क्योंकि आपको सब पता है। और मैं अभी तक क्या क्या आज जो हम लोग को लगाने वाले क्वेश्चन किस किस टॉपिक से रहेगा, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहली बात तो आप ये जान लो कि फिलहाल अभी हम लोग देख रहे थे बिल्डिंग मटेरियल। ये जो टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल, अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का, जनरल का। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग देखे थे बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट के बारे में। तो हम लोग का सीमेंट चल रहा था, फिर सीमेंट के टाइप्स में मैंने बताया था आपको। फिर सीमेंट टाइप्स के बारे में के बाद हम लोग देखे थे कि भाई कैसे होता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ये देखे थे। इसके बाद हम लोग स्टडी किए थे रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट के बारे में, कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, इसके बारे में स्टडी किए थे। फिर कुछ जो मेरा ऑक्साइड होता है रॉ मटेरियल, वो सभी के बारे में स्टडी किए थे। फिर मेरा जो बॉक्स कंपाउंड है, इसके बारे में स्टडी किए थे। इसके बाद हम लोग सारे वो आपका जो बॉक्स कंपाउंड है 4, उसका यूजेस के बारे में, फॉर्मूला के बारे में, सिंबल के बारे में, ये सभी चीजों के बारे में स्टडी किए थे। फिर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट देखे थे। इसके बाद हम लोग देखे थे आपका, मैं बात करूं तो अटैक, कितना तरह का अटैक होता है सीमेंट में, कंक्रीट में और आपका रेनफोर्समेंट में, इसके बारे में स्टडी किए थे। ये पहला क्लास में पढ़े थे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में, सभी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में बताया था। एंड देन हम लोग बताए थे टेस्टिंग, सीमेंट का टेस्टिंग। तो ये जितने टॉपिक बताए मैं, यही सभी टॉपिक से आज रहने वाला है क्वेश्चन। तो आई होप सो आप प्रीवियस दोनों लेक्चर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो पहले लेक्चर देखे, फिर यहाँ पे क्वेश्चन लगाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और जो मैंने थोड़ा बहुत लेक्चर आज दिया, आई होप सो उससे आप लोग ऑफेंड नहीं होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट था, इन्फॉर्मेशन था जैसे एग्जाम के रिलेटेड, और क्यों मैं इस सब्जेक्ट को पहले चुना हूँ जनरल इंजीनियरिंग के तौर पर, वो मैंने आपको बताया। चलिए खैर, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, और लगाइएगा, इसका आंसर दीजिएगा। हु इन्वेंटेड पोर्टलैंड सीमेंट इन विच ईयर? चलो भाई ये बताओ आप लोग, मैं इसको पढ़ा चुका हूं, आप लोग को बता चुका हूं। तो मैं आपको 2-3 सेकंड टाइम दूंगा, आपको क्या करना, पॉज करना वीडियो को, एंड देन आपको कमेंट में आंसर करना, या फिर लाइव अगर देख रहे हो तो डायरेक्ट अभी तक आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। ठीक है, चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे सिंपल ये पूछा गया कि भाई जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसको इन्वेंट कौन किया था, एंड सेकंड चीज अगर किया था तो कब किया था। 2 चीज के बारे में आपको पूछा गया। क्या विलियम एस्पिडिन 1824 में, 1824 में, या फिर विलियम एस्पिडिन 1840 में, या फिर जोसेफ एस्पिडिन 1840 में, या फिर जोसेफ एस्पिडिन 1824 में। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? चलिए आंसर दिए फटाफट। तो जो भी बच्चा बी आंसर कर रहा है ना, वो हो जाएगा करेक्ट। विलियम एस्पिडिन 1840 में किया था। मैं आपको बता चुका हूं इंट्रोडक्शन के क्लास में ही, जब सीमेंट बताया था तभी मैंने बताया था। और इसका नाम क्यों पड़ा पोर्टलैंड सीमेंट, ये भी मैंने आपको बताया था। क्यों पड़ा था? क्योंकि एक जगह है वहां पे जो है, एक जगह का नाम है पोर्टलैंड, और वहां का मिट्टी जो है सेम प्रॉपर्टी का पाया गया था जो सीमेंट हम लोग का बना था, इसीलिए नाम पड़ा था क्या, पोर्टलैंड सीमेंट। इसको हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउंडनेस ऑफ सीमेंट? मैं आपको पढ़ाया था ना साउंडनेस के बारे में, साउंडनेस ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पे सिंपल वही बोल रहा है कि क्या मतलब है साउंडनेस ऑफ सीमेंट, होता क्या, इसका मतलब क्या है, ये आपसे सिंपल पूछा गया है। चलिए बताइए क्या इसका मतलब है। एबिलिटी टू फ्लो व्हेन मिक्स। सेकंड नंबर बोला गया एबिलिटी टू मेक रिंगिंग नोच, या फिर एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड साउंड स्ट्रक्चर, और एबिलिटी टू रिटेन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग। क्या होगा करेक्ट आंसर साउंडनेस के बारे में? बताइए साउंडनेस के बारे में करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? तो इसका करेक्ट आंसर, जो भी बच्चा डी दे रहा है ना, जो बच्चा डी दे रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हो जाएगा एबिलिटी टू रिटेन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग। आपको याद होगा मैंने कहा था साउंड में क्या होता है, जो रेजिस्ट करता है वॉल्यूम चेंज को। जब पानी डालते हैं तो वॉल्यूम चेंज करता है,
कुछ दिनों के बाद, तो जो जितना कम वॉल्यूम चेंज करेगा वो और अच्छा हम लोग का सीमेंट कहलाएगा, फिर साउंडनेस उसका ज्यादा कहलाएगा। नहीं बोलता है भाई किसी का साउंड नॉलेज है, नहीं बोलता आप जाको नींद लो, साउंड नींद लो, साउंड स्लीप मतलब गहरा नींद लो, अच्छा नींद लो। किसी का अगर अच्छा संगीत मतलब अच्छा सिंगर है तो बोलते हैं उसका बहुत ही साउंड आवाज है, साउंड नॉलेज है, मतलब बहुत ही अच्छा नॉलेज है। साउंड मीन्स गहरा का बात किया जा रहा है, बहुत अच्छा है। तो साउंड हम लोग सीमेंट उसको कहेंगे जो वो अपना चेंज ना करे, शेप को चेंज ना करे, उसको रेजिस्ट करे। मैंने आपको कहा था ना कि पानी डालने के बाद वो फूलता है, कुछ दिनों के बाद फूलता है। तो फूलने से क्या, आपको अगर मान लो कहीं पे प्लास्टर की हो जमीन में और 3-4 दिन बाद क्या हुआ कि फूल गया, तो आपको क्या उसको अच्छा मानोगे सीमेंट? बिल्कुल अच्छा नहीं मानोगे। तो बिल्कुल आप नहीं चाहते, उसी को साउंडनेस कहते हैं, यानी कि एबिलिटी टू रिटेन वॉल्यूम। रिटेन करने का मतलब क्या है, जैसे इसको मैं समझा चुका हूं। रिटेन मतलब बनाए रखना, एबिलिटी टू रिटेन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग, सेट होने के बाद अपना वॉल्यूम को बनाए रखना, चेंज ना करना। यानी कि इसको और एक तरीका से क्या सकते हैं कि रेजिस्ट टू वॉल्यूम चेंज। जी हाँ, रेजिस्ट टू वॉल्यूम चेंज, रेजिस्ट टू वॉल्यूम चेंज। जो बच्चा डी दे रहा है सब एकदम सही है, ठीक है। रेजिस्ट टू वॉल्यूम चेंज, रेजिस्ट करे वॉल्यूम चेंज को, तो यहाँ पे डी आंसर हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फटाफट पढ़िए क्या बोला गया। टाइम स्लैप्स फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ एडिंग वाटर अंटिल पेस्ट टू बिहेव एज ए फ्लूइड इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, इंटरमीडिएट सेटिंग टाइम और एब्सोल्यूट सेटिंग टाइम। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर? बोल रहा भाई टाइम लैप्स, जो टाइम मेरा लैप्स जाता है इंस्टेंट ऑफ एडिंग वाटर। चलो भाई थोड़ा सा याद करो आप लोग, मैंने कहा था सेटिंग ऑफ सीमेंट, याद करो सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या था। सेटिंग ऑफ सीमेंट में जब हम लोग सीमेंट में पानी डालते थे तो पानी डालते थे तो वो वर्केबल होता था, यानी प्लास्टिक फॉर्म में जाता था। फिर इसके बाद एक टाइम के बाद वो अपना प्लास्टिसिटी को लूज करता था, मतलब वो हार्ड होने लगता था। उसको जो पानी डालते हैं और जो इनिशियल सेट होता है उसके बीच में हम लोग टाइम को क्या बोलते थे? इनिशियल सेटिंग टाइम, आपको याद होगा। और उसके बाद जब पूरी तरह से प्लास्टिसिटी को लूज कर देता था, मतलब नॉन वर्केबल, मतलब पूरी तरह से सूख के हार्ड जैसा हो गया, पत्थर जैसा हो गया सीमेंट, तब उसको बोलते थे क्या? उसको बोलते थे जो पानी डाले, सीमेंट में पानी डाले और पूरी तरह से सूख के हार्ड हो गया, उसके बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते थे फाइनल सेटिंग टाइम। तो यहां बोलता था, देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, थोड़ा घुमा के पूछा है। जो टाइम लैप्स करता फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ एडिंग वाटर अंटिल पेस्ट टू बिहेव एज ए फ्लूइड, जब तक वो पेस्ट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अंटिल पेस्ट टू बिहेव एज ए फ्लूइड, तो उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल, फाइनल, इंटरमीडिएट और एब्सोल्यूट। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ये भी मैं बता चुका हूं, तो ऐसा बात नहीं है कि नहीं बताया। चलो आंसर दीजिए फटाफट, यहाँ पे आंसर दीजिए। तो जो भी बच्चा अगर ए आंसर दिया है तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनिशियल सेटिंग टाइम होगा। मैं थोड़ा बता देता हूं इसके बारे में, मैं रिवीजन करा देता हूं कि बेसिकली ये क्या बोलना चाह रहा। देखो हाँ देखिए मैं क्या कह रहा था, हम लोग ये देखे थे कि सबसे पहले सर ये मेरा सीमेंट होता है ना, सीमेंट होता है। सीमेंट में जब हम लोग वाटर डालते हैं, क्या डालते हैं? वाटर डालते हैं। देखिए यहां से समझ जाइएगा, सीमेंट में हम लोग वाटर डालते हैं और वाटर डालने के बाद क्या होता है? सीमेंट का पेस्ट बनता है, सीमेंट का पेस्ट बनता है। पेस्ट मतलब पानी डालने के बाद ऑब्वियसली बात है गिला जैसा हो जाता है, स्लरी जैसा हो जाता है, ठीक है। अब पेस्ट डालते हैं, तो पेस्ट डालते थे इसको हम लोग क्या बोलते थे? वर्केबल। इसी को कहते थे हम लोग वर्केबल, या फिर इसको बोलते थे प्लास्टिक मतलब किसी भी शेप एंड साइज में अभी इसको हम लोग कर सकते हैं। जब गीला होता है ना सीमेंट को, आप किसी भी फॉर्म में डाल सकते हो, मतलब वर्केबल, यूज में लाया जा सकता है हम लोग, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली बात है जब आप उसको छोड़ दोगे तो फिर वो ठंडा होना स्टार्ट करेगा, यानी ठंडा करने का मतलब ठंडा बोल रहे हैं, यानी करने का मतलब वो सूखेगा धीरे धीरे, सेट होने लगेगा, सेट होगा, हार्ड होने लगेगा। तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट करता है, तो यहाँ क्या हो जाता है? वो प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट करता है। यहां पे क्या कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है। यहां पे हम लोग लिखेंगे स्टार्ट, लूज करना स्टार्ट कर रहा है। एंड एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो पूरी तरह से लूज कर देता है, मतलब इसके बाद यहां पे आएगा जहां पे प्लास्टिसिटी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, जीरो मतलब पूरी तरह लूज करके, मतलब एकदम नॉन वर्केबल से नॉन वर्केबल हो गया। ये क्या हो गया मेरा? नॉन वर्केबल। या फिर इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं प्लास्टिक से नॉन प्लास्टिक हो गया, मतलब अब इसको शेप एंड साइज में ढाल नहीं सकते हैं। अब याद करो सीमेंट जब पूरी तरह से सूख जाता है, वही बात है, अब उसको तोड़ नहीं सकते, शेप साइज में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ये कहा था कि अगर ये वाटर हम लोग सीमेंट में जो ऐड करते हैं और जब मेरा प्लास्टिसिटी लूज करता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। और जब मेरा वाटर डालते हैं सीमेंट में और जब मेरा पूरी तरह से नॉन वर्केबल हो जाता है, यानी प्लास्टिसिटी जीरो हो जाता है, तो इसको बोलते हैं टी फाइनल, यानी कि फाइनल सेटिंग टाइम। तो यहाँ पे ध्यान दो क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया टाइम जो लैप्स करता फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ एडिंग वाटर एंड अंटिल द पेस्ट टू बिहेव एज ए फ्लूइड, अंटिल लास्ट वो टाइम जब तक वो बिहेव करता फ्लूइड की तरह। तो कब करता है मेरा? जब प्लास्टिसिटी लूज करता है, क्योंकि लूज करना स्टार्ट कर दिया है।
तो यानी कि ये बेसिकली इनिशियल सेटिंग का बात कर रहा है। क्लियर हो गया होगा जो मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो भी बच्चा सही आंसर दे रहा है वेरी गुड, आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह आप लोग को पढ़ते रहना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, विच ऑफ द बिलो मेंशन इज नॉट अ रिजल्ट। देखो यहाँ पे ध्यान देना, नॉट कहा गया है, ये सभी चीजों को बहुत ध्यान देना, याद रखना। क्वेश्चन को आप थोड़ा टाइम लेना पढ़ने के लिए, लेकिन अच्छी तरह से पढ़ना। देखो कोई कोई बच्चा क्या होता है ना, मूर्ख जैसा 10 बार पढ़ता है क्वेश्चन को, एक बार पढ़ा समझ नहीं आया फिर दोबारा पढ़ा। एग्जाम में ऐसे कीजिएगा तो काफी टाइम बर्बाद कीजिएगा आपका अपना। तो बर्बाद नहीं करना, थोड़ा टाइम देना है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे पढ़ो। विच ऑफ द बिलो मेंशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ फील्ड टेस्ट परफॉर्म ऑन द सीमेंट। आपको थोड़ा फील्ड टेस्ट याद था, ठंडा लगना चाहिए, बोरी के सीमेंट के बोरी में हाथ डालोगे तो, अगर हम लोग सीमेंट पानी में डालेंगे तो सिंक नीचे जाके बैठ जाना चाहिए, हाथ अगर पानी लोगे तो चिपचिपा जैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, ये सभी चीज था ना। अगर आप देखोगे ओपन आई से तो आपको ग्रे कलर का दिखना चाहिए, ये फील्ड टेस्ट है। मतलब आप देख के अपना हाथ कान जो सेंस है वो सभी चीजें टच करके देख के फील करके आप देख सकते हो कि सही सीमेंट है या नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसमें से कौन नहीं है। पहला बताया जा रहा देयर शुड नॉट बी एनी लम्स, भाई इसमें कोई गांठ वगैरह नहीं बनना चाहिए, तो ये तो सही बोल रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर फटाफट दीजिए, मैं अभी टाइम ले रहा हूं, मैं बस पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को। ऑप्शंस आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। जो बच्चा दे रहा मैं बताता हूँ करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। सेकंड कहा गया इट शुड फील कोल्ड, है ना, व्हेन दे पुट योर हैंड इनटू द बैग ऑफ सीमेंट, सही बात है भाई, ये भी होना चाहिए, लेकिन नॉट कहा गया है तो ये दोनों तो होगा नहीं। आगे कहते हैं सी नंबर द कलर शुड बी ब्लैकिश ग्रे, एंड डी नंबर का इट शुड नॉट बी ग्रीटी व्हेन रब विद द फिंगर। देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी नंबर होगा, कोई भी पकड़ सकता है। देखो यहाँ पे जो बच्चा ना कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है, सर आपने कहा था ग्रे कलर तो होता है, लेकिन बाबू यहाँ पे ब्लैकिश कलर कहा है। मैं जब पढ़ा रहा था आप लोग को एक चीज कहा था, ग्रे मीन्स सिर्फ ग्रे। अगर कोई बोल देगा व्हाइटिश ग्रे, येलोइश ग्रे, रेडिश ग्रे, कुछ नहीं, नो ग्रेस, कोई ग्रे नहीं, सिर्फ ग्रे, ओनली ग्रेस होता है, ओनली ग्रे कलर होता है। लेकिन यहाँ पे ब्लैकिश ग्रे कहा है इसलिए गलत कहा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाए, ग्रे कहा तो नहीं होगा, सही हो जाएगा ना। यहाँ पे ब्लैकिश ग्रे बोल रहा है ना, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि नॉट कहा है, तो बाकी सब मेरा सही है। चलो यानी कि जो भी बच्चा सी दिया है वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ग्रीटी मीन्स खुरदुरा होता है, जब लोग हैंड से करें तो थोड़ा खुरदुरा लगेगा। ग्रीटी मीन्स क्या था, खुरदुरा, तो वो भी मेरा फील होता है, ठीक है, वो भी मेरा फील होता है, ठीक है। और लम्स मीन्स होता है गांठ, गांठ नहीं बनना चाहिए, तो ये भी होता है। तो यहाँ नोट कहा गया था इसलिए सी होगा करेक्ट आंसर। चलो चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए, तो आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, विच इक्विपमेंट इट यूज टू टेस्ट दी सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। देखो अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ जितना मैंने क्वेश्चन लगाया क्या एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि मैंने नहीं पढ़ा है, तो समझ जो इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इससे ज्यादा हैवी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जनरल इंजीनियरिंग है ना, तो आपको ऊपर ऊपर का पूछेगा, तो इतना अगर आप क्वेश्चन लगा ले रहे हो तो आप समझो कि आप सही पढ़ रहे हो। बताइए यहाँ पर विच इक्विपमेंट इज यूज टू टेस्ट द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सीमेंट का सेटिंग टाइम को चेक करने के लिए कौन सा हम लोग इक्विपमेंट का यूज करते हैं। कोर कटर, वाइब्रेटर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, और आपका डी नंबर क्या हो रहा है, विकेट एपरेटस। तो यहाँ पे लड़का आराम से आंसर कर सकता है, डी नंबर करेक्ट आंसर, वेरी गुड। जिसका भी डी होगा ना उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज यू नो दैट मैंने बताया था दो चीजों के बारे में, विकेट एपरेटस के बारे में, आपको अगर याद होगा तो, क्योंकि ये मेरा इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम दोनों को मेजर करता है विद द हेल्प ऑफ विकेट एपरेटस टेस्ट, ठीक है। विकेट एपरेटस टेस्ट के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और अच्छा इसके बाद बताओ, तो मैंने कहा कि चलो भाई इसका यूज हम लोग करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, है ना, और आपका फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। इसके अलावा और एक चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं विकेट एपरेटस का, कोई बता पाएगा क्या होगा करेक्ट आंसर। तो वो करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा क्या, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, जब वो फेज चेंज करता है ना तो उसको चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसी एपरेटस का, विकेट एपरेटस का। तो तीन चीजों के लिए यूज करते हैं हम लोग विकेट एपरेटस का, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, एंड आपका कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, ठीक है। चलो जब वो सेट होता है ना, फेज चेंज करता है, जब पानी डालता है लिक्विड से सॉलिड की हो जाता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और आई होप आप लोग को मजा लग रहा होगा अभी क्लास में आज का। चलिए इस क्वेश्चन को लगाई, बताया गया है कि व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का क्या होगा बताइए। ये बेसिकली जब भी बोलेगा ना सीमेंट का, तो समझो ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का बात कर रहा है। मैं दो चीजों के बारे में बताया था, एक क्विक सीमेंट आपको बताया था, क्विक सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम अलग होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम अलग होता है। यहाँ पे सिर्फ सीमेंट का आ गया, मतलब आपसे बोल रहा है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी का बोल रहा है कि बताइए इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है। चलिए बताइए। फाइनल सेटिंग टाइम आपको बताता 10 घंटा था, आपको अगर याद होगा तो इनिशियल क्या था,
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 30 मिनट होगा, बिल्कुल सही 30 मिनट, है ना। मैंने बताया था ना कि इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम ये हो जाना चाहिए नॉट लेस देन 30 मिनट, है ना। और अगर बात करेंगे फाइनल टाइम तो ये होना चाहिए नॉट मोर देन 10 आवर, 10 घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इनिशियल सेटिंग 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट लेस देन मतलब ये नहीं कि 20 मिनट में सूख गया तो वो नहीं कहलाएगा मेरा सही सीमेंट, वो अच्छा सीमेंट का प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा। और 10 घंटा से ज्यादा भी लेट नहीं होना चाहिए, मतलब अप टू 10 घंटा के अंदर वो हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेना, जैसे 9 घंटा 8 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी चलेगा, क्योंकि 30 मिनट से ज्यादा होना चाहिए। तो 30 मिनट से ज्यादा और 10 घंटा से कम, ये कहलाएगा किसका, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। चलिए आप लोग ये बताइए तो कमेंट कीजिए तो कि मैंने कहा था क्विक सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट में क्या था कि उसका इनिशियल सेटिंग टाइम ज्यादा फास्ट था, बहुत फास्ट था, और फाइनल सेटिंग टाइम कितना था बताइए, आपको अगर याद होगा तो एक 5 मिनट था और एक 30 मिनट था, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्विक सेटिंग टाइम कहते थे। चलिए ये हो गया मेरा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये सभी जो है यहाँ से आपको प्रैक्टिस पता चलेगा, जो आप पढ़े हो ना वो आपको कितना क्वेश्चन लगा पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप पढ़ना और क्वेश्चन लगा पाना दोनों काफी डिफरेंस होता है। पढ़ तो लेता है, क्वेश्चन नहीं लगाना पाता कि भाई जो पढ़े वहां से क्वेश्चन बनेगा कैसे, थ्योरी से क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है, इससे आपको आइडिया पता चलेगा। चलिए बताइए, व्हाट इज द मोस्ट डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। भाई मैंने कहा था ना, जितने एलिमेंट के बारे में बताया था, रॉ एलिमेंट के बारे में, है ना। तो यहाँ ये सिंपल बोल रहा है कि बताओ सीमेंट में सबसे ज्यादा मात्रा किसका रहता है, लाइम का, ठीक है, सिलिका का, मैग्नीशिया का और एल्यूमिना का। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, किसका ज्यादा रहता है बताइए, फटाफट बताइए करेक्ट आंसर। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, मैं इसको बता चुका हूं। इसका करेक्ट आंसर लाइम हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, लाइम हो जाएगा। कितना यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिकली है, कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग यूज करते हैं 60 से 65%, 60 से 65% लाइम यूज करते हैं सीमेंट के मैन्युफैक्चर में, सबसे ज्यादा बात करेंगे, है ना। अगर सेकंड नंबर बात करें तो ये तो फर्स्ट हो गया, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर मेरा सिलिका था, कितना था किसी को याद है, किसी को याद है क्या, सिलिका कितना मिलाया जाता है। सिलिका हम लोग मिलाते हैं 70 से लेकर 25% तक, 70 बोल रहे हैं, 17 से लेकर 25% तक हम लोग मिलाते हैं सिलिका, यस, SiO2। और थर्ड नंबर में मेरा एल्यूमिना था, थर्ड नंबर में क्या था मेरा, एल्यूमिना। ये लगभग शायद 3 से लेकर 8%, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका एल्यूमिना मतलब Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद आपका मैग्नीशिया आता है, तो ये दोनों खाली इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा ना बस। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया JSSC जेई का, मैं आपको दिखाऊंगा जब प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन कराऊंगा। तो यहाँ पूरा डिफिशियंसी ऑफ लाइम इन सीमेंट लीड्स टू, अगर हम लोग लाइम, मैं आपको बताया था ना सबका, लाइम का, सिलिका का, एल्यूमिना का, आयरन ऑक्साइड का, अगर हम लोग नहीं मिलाते हैं तो क्या उसका फंक्शन होता है, कमी होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल ये बोला गया कि अगर हम लोग लाइम का डिफिशियंसी होता है, लाइम को कब मिलाते हैं, कम मिलाते हैं, तो मेरा सीमेंट लीड्स टू क्या होगा, अनसाउंड हो जाएगा, अनसाउंड, हाँ ठीक है अनसाउंड है। और डिसइंटीग्रेट मतलब टूटने लगेगा, फूल के टूटने लगेगा, है ना, नहीं बोलने लगता, एक्सपेंड करने लगेगा, एक्सपेंड करने के बाद टूटने लगता है, चटक चटक के गिरने लगता दीवार से, वो हो जाएगा। या फिर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट, ज्यादा अगर हम लोग मिला देंगे, कम मिलाएंगे तो जल्दी सेट हो जाएगा। या फिर एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट, बात एक ही है। तो बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। करेक्ट आंसर इसका सी होगा, जो बच्चा सी लगा रहा है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बच्चा जो आप लोग सोच रहे हैं कि भाई अगर लाइम हम लोग कम मिलाएंगे ना, क्या बोल रहे हैं, अगर लाइम हम लोग कम मिलाते हैं तो होता क्या, मेरा स्ट्रेंथ घट जाता है, स्ट्रेंथ मेरा कम हो जाता है, और जिसके चलते मेरा जो सेटिंग है वो जल्दी हो जाता है, मतलब क्विक हो जाता है, क्विक सेटिंग हो जाता है, किसका, क्विक सेटिंग हो जाता है सीमेंट का, सीमेंट का क्विक सेटिंग मुझे देखने को मिलता है, सेटिंग टाइम मेरा घट जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखिए और लगाइए क्या होने वाला है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स अ क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू सीमेंट। अगर मुझे क्विक सेटिंग चाहिए सीमेंट में तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, या फिर आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या यूज करेंगे। मैंने कहा था दो चीजों के बारे में, इसका करेक्ट आंसर बताइए, मैं टाइम आप लोग के लिए देता हूं। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मुझे अगर सेटिंग करना, क्विक सेटिंग करना, तो क्या हम लोग ऐड करेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो है काम क्या होता है कि मुझे अगर फास्ट सेटिंग करना है ना, यस यस डी होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना, यस।
चलो, क्विक सेटिंग के लिए हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मिलाते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन को लाने में काफी मेहनत लगता है, तो आप अच्छी तरह से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कीजिएगा, अभी तक लाइक सेशन नहीं किए तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट वगैरह जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट जरूर करना है कि कैसा लगा आपको कलेक्शन वगैरह। द एक्सेस ऑफ एल्कली इन सीमेंट रिजल्ट इन, अगर मेरा सीमेंट में एल्कली का मात्रा बढ़ जाता है, यानी सॉल्ट वगैरह अगर बढ़ जाता है, तो बताइए कौन सा प्रॉब्लम होता है। ड्राई सीमेंट पेस्ट, इफ्लोरेंस, लेस प्लास्टिसिटी, या फिर अनसाउंड सीमेंट। अगर मैं इसको नहीं बताऊं तो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, इसका आंसर होगा इन्फ्लोरेंस। क्या होगा? इफ्लोरेंस होगा, इफ्लोरेंस। देखो, इस चीज को नोट डाउन कर लेना तो नोट्स में भाई आप लोग, ठीक है। मैं बोल रहा हूं आप लोग को, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो क्या होता है, सो ये कहां कहां प्रॉब्लम होता है वो पहले जान लो। ये आपका ब्रिक में भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एल्कली बढ़ जाता है, एल्कली का मात्रा आ जाता है, मतलब सॉल्ट, या फिर सॉल्ट भी कभी कभी देगा। सॉल्ट का मात्रा अगर सीमेंट में ज्यादा हो जाता तो कौन सा प्रॉब्लम होता है, तो वो आपका इफ्लोरेंस होगा। समझो क्या होता है। सो ब्रिक ले लो या फिर आप कंक्रीट ले लो, है ना, कंक्रीट ले लो या फिर आप सीमेंट ले लो, इन तीनों में होता है, ठीक है। इन तीनों में एल्कली ज्यादा अगर हो जाता है तो इसमें क्या होगा, अगर मान लो यहां पे एल्कली पाया गया, ठीक है, तो इससे आपका एक प्रॉब्लम आता है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, एक प्रॉब्लम मुझे आकर होता है, अकर, जो क्या कहलाता है, जो कहलाता है मेरा इफ्लोरेंस। एक सेकंड, थोड़ा इधर आ जाते हैं। इफ्लोरेंस कहलाता है, इजंट इट? समझ आया कि नहीं? ये ब्रिक, सीमेंट, कंक्रीट तीनों में होता है। इस चीज का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर बोलेगा कहां कहां पे देखने को मिलेगा, तो आपको ब्रिक में भी देखने को मिलेगा, कंक्रीट में भी देखने को मिलेगा, सीमेंट में भी देखने को मिलेगा। एल्कली अगर मात्रा बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम एक अकर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इफ्लोरेंस कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, इफ्लोरेंस कहा जाता है, ठीक है। और ये कैसा दिखता है, क्या होता है ना, बेसिकली धब्बा आ जाता है, धब्बा अगर हो जाता है। जैसे आप, अगर मैं बात करूंगा तो व्हाइट और ग्रे कलर का क्या हो जाता है बेसिकली, इसमें अगर मेरा व्हाइट और ग्रे कलर, व्हाइट एंड ग्रे कलर दिखता है, जैसे सीमेंट में या फिर ईंटा में देखोगे ना, व्हाइट कलर का कहीं आ जाता है, या फिर देखिएगा ग्रे कलर का आ जाता है, धब्बा जैसा। जैसे इस तरह का ईंटा है ना, इस तरह का, मान लो ये मेरा ब्रिक है, दिस इज योर ब्रिक, मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ मान लो मेरा ब्रिक है, ऐसा कुछ, और ब्रिक मेरा होता कैसा भाई, रेड होता है ना, तो इसको मैं थोड़ा रेड कलर से कर रहा हूँ पेंट, हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको, है ना, रेड कलर से। मान लो ये कुछ ऐसा हो गया, ये है ऐसे, एंड ऐसा है, चलो मस्त बन गया ये ब्रिक मेरा। एंड ब्रिक में क्या होगा, मुझे देखने को मिलेगा धब्बा। कैसा देखने को मिलेगा, व्हाइट कलर का आपको धब्बा देखने को मिलेगा, या फिर ग्रे कलर का। तो मैं इस तरह करके, मान लो इस तरह करके कुछ आपको धब्बा देख रहे हो ना, ये समझ लो मेरा धब्बा है। थोड़ा और छोटा मैं कर लेता हूँ डायस का, कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा ना, इस तरह कुछ धब्बा, व्हाइट या फिर ग्रे, कुछ मेरा ग्रे जैसा रहेगा, है ना, थोड़ा ग्रे जैसा रहेगा। मान लो ग्रे जैसा कुछ यहाँ पे आपको धब्बा नजर आ रहा है। तो ये जो व्हाइट एंड ग्रे कलर का धब्बा आपको दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का धब्बा दिख रहा है, जो आपको सीमेंट में दिख सकता है ना, ब्रिक में भी दिख सकता है और कंक्रीट में भी दिख सकता है। तो समझ जाना ये ड्यू टू क्या है, एल्कली है, या फिर ये भी बोल सकता है ड्यू टू प्रेजेंट, और यहाँ पे लिख सकते हो कि ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सॉल्ट, नमक। एल्कली मतलब वही होता है ना, एल्कली मीन्स क्या होता है आपका, सॉल्ट ही होता है, मतलब नमक। पीएच का वैल्यू कितना हो जाता है, जब ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा, जैसे बढ़ेगा तो वो एल्कली की ओर जाता है, कम होगा तो एसिडिक की ओर जाता है। तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना, ये आप लोग को नोट डाउन, नोट्स में इंक्लूड कर लेना, अगर आप नहीं लिखे तो, नहीं बताया हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर, हाउ मच डज अ बैग ऑफ सीमेंट वेट। ये भी मैं पहला क्लास में ही बताया था, इनिशियल में टाइम में बताया था। बताइए वेट, जो सीमेंट का बैग होता है उसका वेट कितना होता है। सिंपल सा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 1 kg, 25 kg, 50 kg और 35 kg, कितना होगा करेक्ट आंसर। इसका तो कोई भी बच्चा दे देगा करेक्ट आंसर कि इसका होने वाला है मेरा, बताइए कितना होने वाला है, जल्दी फटाफट बताइए। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जिसका भी सी है, वो जो सोच रहा है या फिर जो सी आंसर दे रहा है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताइए तो वॉल्यूम कितना होता है,
ये भी बता दीजिए मुझे, फटाफट बताइए वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम में पूछ रहा हूँ, वॉल्यूम कितना होता है। लीटर में भी बताइए और आप बताइए mm³ में भी। तो लीटर में बताया था आप लोग को 35 लीटर होता है, 35 लीटर होता है। और में अगर पूछेगा तो 35 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो इन दोनों का भी थोड़ा ध्यान रखना, वॉल्यूम भी आपसे पूछ सकता है। चलो भाई आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आ गया मेरा, जब सीमेंट का मैन्युफैक्चर हम लोग करते हैं वहां से। व्हाट इज रिलीज ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन ऑफ क्लिंकर्स। क्लिंकर क्या होता है सर? तो सर क्लिंकर होता है जब हम लोग सीमेंट को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हम लोग एक फर्नेस लेते हैं। उस फर्नेस का नाम क्या होता है सर? उसको कहते हैं हम लोग रोटरी किंस। नाम है फर्नेस का रोटरी क्यों? क्योंकि वो अपने एक्सिस में रोटेट करते हुए रहता है। वहां पे क्या करते हैं सर, हम लोग आर्जिलेसियस कंपाउंड और कैल्सियस कंपाउंड को डालते हैं 1:3 के रेशियो में। जब उसको डालते हैं और वो हाई टेम्परेचर में रहता है, कितना सर? 1400 लेकर 1600 के बीच में वेरी करता है टेम्परेचर, वहां पे हम लोग डालते हैं। तो क्या हो जाता है, आर्जिलेसियस और कैल्सियस कंपाउंड हीट के वजह से आपस में गुत्था गुत्था जैसा बन जाता है। आटा का गुत्था कैसे करते हैं रोटी बनाने के लिए, उसी तरह बन जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग क्लिंकर। अभी काफी गर्म होता है, ये क्या होता है आपको, बहुत मेरा गर्म होता है, तो इससे मेरा कार्बन डाइऑक्साइड मेरा बाहर होता है। मैंने बताया था आपको इसका डायमीटर कितना था, 20 मैंने बताया था mm। तो क्या था, जब हम लोग आर्जिलेसियस कंपाउंड है ना और कैल्सियस कंपाउंड को डाल देते थे एक मेरा इस तरह का मान लो एक्सिस में रोटेट करते हुए रहता था, एक फर्नेस इस तरह का रहता था जो अपने एक्सिस में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये डाल देते थे तो यहाँ से मुझे फाइनली मिलता था क्या, ये इस तरह करके आ रहा है, और ये इस तरह का गुत्थी गुत्थी बनाते हुए आ रहा है, और यहाँ से मुझे फाइनल गुत्थी गुत्थी मिला। यही कहलाता था मेरा क्लिंकर्स। और जहां से निकलता मेरा क्या निकलता था, यहाँ पे मेरा निकलता था CO2, क्योंकि काफी गर्म होता था तो CO2 मेरा गैस निकलता था। तो और ये भी आपको पता, सीमेंट का जब बनाते हैं तो वो मेरा सीमेंट का पेस्ट के साथ साथ हीट मेरा रिलीज करता है, इसीलिए कहते हैं इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट बाहर मेरा रिलीज हो रहा है। तो CO2 मेरा निकलता है, और यही मैं रीजन और एक बताया था कि दैट इज वाई हम लोग सीमेंट को अवॉइड करते हैं, उसके जगह में अल्टरनेट को ढूंढते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होगा, जो हमारे लिए एकदम अच्छा कंडीशन नहीं है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो पिघलेगा, बर्फ पिघलेगा तो हम लोग जल्दी ही चल जाएंगे ऊपर। मतलब अभी तो नहीं, बट आने वाले जनरेशन को काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं, है ना। अर्थ को हम ही लोग बर्बाद कर दिए हैं, तो उसको बचाना हम ही लोग का काम है। अपना सुविधा के लिए हम लोग किए जा रहे हैं, लेकिन आगे वाले जनरेशन के बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग को इस सब चीज़ के बारे में सोचना भी पड़ेगा, सिर्फ घर बनाने से नहीं होता, आगे वाले जनरेशन को भी सोचना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि CO2 को हम लोग अवॉइड करना, CO2 नहीं, मतलब हम लोग ट्राई करेंगे ये जो तरीका है, इस तरीका को हम लोग नहीं यूज़ करें। और इसके बाद ये काफ़ी मेरा गर्म होता था, ये भी मैंने बताया था, काफ़ी गर्म होता है। फिर इसको हम लोग ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, और कूल करने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं जिप्सम। ये क्यों मिलाते कोई बताएगा? जिप्सम मिलाने के बाद इसको हम लोग ग्राइंड करते हैं, और ग्राइंड के बाद मुझे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर इसके होने वाला है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो जो भी बच्चा डी आंसर किया है वो 100% उसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। मैं टोटल आप लोग को करा दूंगा, डोंट वरी, मैं कोई ऐसा चीज जो है वो नहीं छोड़ूंगा जो आप लोग को लगेगा दिक्कत। ठीक है, चलो भाई पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, फटाफट लगाइए। विच स्टोन प्रोवाइड्स दी कैल्सियस कंपाउंड रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। बताइए किस स्टोन को हम लोग प्रोवाइड करते हैं एज ए कैल्सियस कंपाउंड का बात किया गया। दो कंपाउंड मैंने कहा था ना, कैल्सियस और आर्जिलेसियस। यहां पर आके इसमें जितने भी है ना, बताओ इसमें से कौन सा जो है मेरा कैल्सियस कंपाउंड है। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको कहा था, ये तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। एक मैंने कहा था कि याद रखना, कोई भी भूल जाना, बट याद रखना कि लाइमस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्सियस कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइमस्टोन तो ऐड करेंगे ही करेंगे, विदाउट लाइमस्टोन इट इज नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर सीमेंट। तो दैट इज व्हाई लाइमस्टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो दैट इज व्हाई लाइमस्टोन मेरा क्या हो जाता है, कैल्सियस कंपाउंड होता है। चलो तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इजंट इट। चलो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीमेंट आर देयर बेस्ड ऑन एबिलिटी टू सेट इन प्रेजेंट ऑफ वाटर। फिर से बेसिक क्वेश्चन, और ये पूछा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बनाया जा रहा है, ये सेट भी हम तैयारी किए हैं और आपको पूछा भी गया है। मतलब प्रेजेंट वाटर के बेसिस में आपसे पूछ रहा है, वाटर के बेसिस में कितना तरह का सीमेंट होता है। तो मैंने बताया था एक वाटर के बेसिस, वाटर जब प्रेजेंट होता तब सेट होता है, और एक वाटर जब नहीं होता तब वो सेट होता है।
याद होगा आप लोग को। तो एक था हाइड्रोलिक, था नॉन हाइड्रोलिक। मीन्स कितना तरह का हो गया, दो तरह का सीमेंट हो गया। हाइड्रोलिक सीमेंट जो सेट एंड हार्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड दूसरा एक होता था नॉन हाइड्रोलिक जो मेरा सेट नहीं होता था वाटर के प्रेजेंट में, जो ड्राई मेरा सेट होता था, ठीक है, विदाउट वाटर मेरा वो सेट होता था। एक होता था मेरा वाटर रेजिस्टेंस और एक मेरा वाटर रेजिस्टेंस नहीं होता था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो ये आ गया क्वेश्चन बढ़िया। इस क्वेश्चन को लगाइए, मैंने बताया था ना ग्रेड के बारे में। हाउ डज 33 ग्रेड या फिर ग्रेड 33 सीमेंट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है मेरा 33 ग्रेड? पहले बताइए, ग्रेड जो होता है, जो हम लोग सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं, 3 ग्रेड में पाया जाता था, अगर आपको याद होगा तो 3 ग्रेड। एक होता था 33, एक होता था 43, एक होता था 53। एंड ये ग्रेड क्या कहता था? ये ग्रेड कहता था 33। बताइए, वही चीज तो यहाँ पूछ रहा है। पहली बात आपको याद होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताता, तो भाई ये पहला वाला तो बिल्कुल नहीं होने वाला और सेकंड वाला भी बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब आ गया मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, कंफर्म जो है मेरा क्या होने वाला, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब बात आता है इन दोनों में क्या करेक्ट आंसर होगा। तो यूनिट जाओ, यूनिट मैंने क्या बताया था, क्या किलोमीटर पर एमएम, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर होगा या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा। तो आपको अगर जिस बच्चा को याद होगा वो इसको लगा लिया होगा कि ये होने वाला डी नंबर, यानी कि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा। इसे मैंने कहा था यूनिट का भी ध्यान रखना है आप लोग को। अच्छा और एक चीज बताइए, ये कैसे हम लोग पता करते हैं? तो बाय क्यूरिंग 28 डे। क्यूरिंग क्या होता था, पानी में हम लोग रखते थे, देन हम लोग सीमेंट का टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते थे आफ्टर 28 डे। तो कभी आपको बोल देगा कि सीमेंट को सेट होने में कितना टाइम लगता था, तो वही आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 28 डेज। तो यहाँ पे ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन का, पढ़िए। बोला गया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी ओपीसी हैज बीन क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी ग्रेड। अभी जस्ट मैंने कहा था ना, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को मैंने 3 भाग में डिवाइड हम लोग करते हैं। किस भाग में डिवाइड करते हैं? 3 भाग में हम लोग इसको डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा सर? एक होता था 33 ग्रेड, एक होता था 43 ग्रेड और एक होता था मेरा क्या, 53 ग्रेड। तो ये हो जाएगा मेरा 3 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओपीसी को हम लोग 3 भाग में क्लासिफाई करते हैं, 33, 43, 53 ग्रेड। जो मेरा बताता कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 20 डे ऑफ क्यूरिंग। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज नहीं, कल और एक जो क्लास आने वाला है, इसके बाद आपको मिल जाएगा पीडीएफ, क्योंकि हम लोग का बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा। याद रखना, सबसे बड़ा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा सिविल में। पहली बात ये तो समझ गए होंगे अभी तक कि जो 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें 60% तो सिर्फ सिविल से क्वेश्चन रहने वाला है, सिविल से 60% रहने वाला है। इसमें से भी जो बिल्डिंग मटेरियल है, यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको समझिए कि यहाँ से 3-4 नंबर का तो आप तैयारी कर लिए सिर्फ इस पर्टिकुलर चैप्टर से। 5 नंबर तक भी आ सकता है, 5 नंबर तक भी आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को अभी तक पढ़ लिए होंगे, आई होप सो। आफ्टर हाउ मेनी डेज इट इज स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड एंड ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। देखो भाई, जस्ट मैंने कहा था ना, जो हम लोग का ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रेड चेक करते हैं। कितना तरह का ग्रेड होता है सर? 3 तरह का ग्रेड होता है सर। कौन कौन सा होता है सर आपने बताया था 33 होता है, 43 होता है, 53 होता है। अच्छा सर, और ये बेसिकली क्या हम लोग करते हैं, चेक करते हैं, उसके स्ट्रेंथ वगैरह चेक करते हैं। कौन सा स्ट्रेंथ चेक करते हैं सर? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। और ये कैसे चेक करते हैं सर 28 डे हम लोग रखते हैं वाटर में, और उसके बाद इसका ग्रेड हम लोग चेक करते हैं कि भाई कौन सा ग्रेड का है। अगर उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करके 33 निकला तो 33 ग्रेड का है। अगर वो मेरा 43 के आसपास आया तो 43 ग्रेड का, 53 है तो 53 ग्रेड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए फटाफट। तो सर आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कितना, 28 डेज। तो बिल्कुल सही, हम भी सही, आप भी सही। यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो मैं ज्यादातर कमेंट वगैरह में ध्यान नहीं देता हूँ, मेरा काम रहता है कंटेंट प्रोवाइड करना, जॉब दिलाना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं वो सभी चीज़ों पे ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारा चीज़ चलता है, ये बताना मैं क्वेश्चन भी कराता हूँ तो रिवीजन भी आप लोगों का कराते चलता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्लास में ही सभी चीज़ याद हो जाए। तो क्लास अच्छा लगे, बस आपको सिंपल से एक चीज़ करना है। अगर आप चाहते हैं कुछ करना तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, वीडियो को देखने के बाद भी कमेंट करना है, लाइव के टाइम में भी कमेंट करना है, एंड शेयर कर देना है, सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो ये अगर कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं। चलिए हो गया मेरा, जितना हम लोग पढ़े थे थ्योरी वो सभी का हम लोग क्वेश्चन लगा लिए हैं। नाउ अब बारी आता है नेक्स्ट टॉपिक का, सीमेंट में यानी बिल्डिंग मटेरियल में।
हम लोग का बिल्डिंग मटेरियल में जो है एक टॉपिक क्लियर हो चुका था, सीमेंट। अब हम लोग बात करेंगे आज लाइम के बारे में। लाइम के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टोन। स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइम एंड स्टोन। लाइम से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 1 नंबर ज्यादा पूछ सकता है। लाइम से 2-3 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लाइम देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टोन की ओर। पहले लाइम पढ़ने के बाद हम लोग एमसीक्यू भी लगाएंगे, ठीक है। तो पहले लाइम पढ़ लेते हैं। देखो लाइम क्या होता है सर। अच्छा, लाइम बेसिकली सर क्या होता है, पहले ये बता दीजिए। देखो बाबू, लाइम मतलब चूना। लाइम क्या होता है, मेरा चूना। और जब आप प्रिपरेशन करो, नोट्स बनाओ, तो हिंदी जो जिस तरीके से आप लिखना चाहो ना, उस तरीके से लिखना जो आपको समझ में आए। ऐसा कुछ नहीं कि इंग्लिश तो इंग्लिश ही लिखना है, आपको जॉब निकालना है ना, किसी को आपको दिखाना नहीं है नोट्स। आपको बस आप जहां से निकालते हो वो बेटर रहेगा। लाइम माने सर चूना। चूना, अब देखो चूना, और उसका हम लोग बोलते क्या है, अगर केमिकल फॉर्मूला बोले तो CaO। क्या होता है मेरा, CaO इसका होता है फॉर्मूला, सी कैल्शियम ऑक्साइड। अब बात करेंगे सर, बचपन से चूना का आप यूज देखे होंगे। एज ए इंडियन, खैनी अगल बगल में कोई ना कोई तो खाता ही है, तो चूना का यूज होता है खैनी बनाने में, है ना, इजंट इट। एक पहला यूज तो ये चीज हम लोग देखते ही देखते हैं, भाई चूना लाओ, एक ये चीज होता है। दूसरा पान। पान तो इंडियन लोग बहुत खाता है, ठीक है, अच्छी बात है। मैं भी कभी कभी खाता था बचपन में, बड़ा शौक था। जब भी मैं जाता था पापा के साथ, अधिकतर जब विलेज में रहता था, तो वहाँ पे गांव का एक मेला होता था, तो मैं हमेशा बाहर से जाता था गांव के लिए, कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, खासकर गांव का मेला देखने के लिए। वहाँ पे बहुत सारा ऐसा अजीब अजीब, अजीब नहीं, अच्छी अच्छी चीज़ें होता है, तो काफ़ी मुझे इनोवेटिव लगता था, तो वो देखने के लिए। तो हमेशा मेरे एक चीज़ रहता था, कुछ खाए ना खाए, पान जरूर खाना है ना। उस टाइम पे मीठा पान मिलता था, उसको मैं खाता था और बड़ा मजा आता था। तो बहुत टाइम का बात है, 1-2 बार मैंने खाया था, तो वो चीज़ मेरा था। तो पान कहने का मतलब है चूना का यूज हम लोग जो जनरल लाइफ में देखते हैं, एक तो खैनी, चूना, पान। दूसरा चीज पुताई करने में, घर में जो हम लोग पुताई करते हैं, पचौड़ा करते हैं, वो किसका को क्या रहता है, वो लाइम ही रहता है। लाइम रहता है। एक मेडिसिन के लिए भी यूज किया जाता है, एज ए मेडिसिन के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो भाई ये सभी चीजों में हम लोग देखते हैं, पुताई करने में, मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है, मेडिसिन के यूज के रूप में किया जाता है, ये सभी चीज में यूज किया जाता है। हाँ, अब हम लोग लाइम को पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए अब पढ़ाई में ध्यान दीजिए, समझिए। मैं जितना चीज़ को करता हूँ ये सभी चीज़ बताता हूँ इंटरेस्टिंग करने के लिए, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। सभी चीज़ के पीछे रीजन होता है। मैं बीच में अगर कुछ कॉमेडी कर रहा हूँ, कुछ आप लोग को बात में इधर उधर कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये होता है कि आप देखो, अगर आपको लंबा टाइम तक पढ़ना है तो हर 40 मिनट, 35 मिनट या 50 मिनट के बाद आप 1 मिनट का रेस्ट लो। आप यूपीएससी जेपीएससी का तैयारी में ये चीज़ किया जाता है, जब हम लोग करते थे। बट किसी भी एग्जाम के लिए आज के टाइम पे कोई भी एग्जाम टफ, मतलब इजी नहीं है, टफ है। तो आप क्या करो, घर में ही पढ़ते हो ना, आफ्टर 45 मिनट के बाद आप किसी बच्चा को छेड़ दो। मान लो किसी भाई को छेड़ना है, कुछ कर, छेड़ना मतलब मारना नहीं है, थोड़ा बदमाशी कर लो, मम्मी पापा से थोड़ा बात कर लो, है ना, या फिर थोड़ा कोई गाना सुन लो 1 मिनट का, कोई गेम खेल लो, लेकिन लत नहीं लगाना, थोड़ा के देख लिए। लेकिन इंस्टाग्राम ये सब चीज़ नहीं चलाना, या फिर कुछ भी कर लो, आप थोड़ा जाकर टीवी देख लिए 1-2 मिनट के लिए। इसमें क्या होता है ना, आपका दिमाग जो है वो बोर नहीं होता उस चीज़ को। अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हो 3-4 घंटा तो पढ़ लोगे, एक टाइम के बाद दिमाग आपका सेचुरेट कर जाएगा, मतलब उब जाओगे। कितना इंटरेस्ट रहेगा, कितना आपका प्रेशर रहेगा, कल एग्जाम में आप पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। ये क्यों होता है, कंटिन्यू आप जो पढ़ते हो तो रिफ्रेश चाहिए होता है दिमाग को। तो थोड़ा सा क्या करो, इधर उधर का टाइम पास करके एक रिफ्रेश आ जाता है। फिर से जब पढ़िएगा ना, जिस तरह हम लोग जब मेहनत करते हो तो पावर नैप लिया जाता है। पावर नैप लेने से आपका पूरा का पूरा बॉडी माइंड जो है फिर से सेट हो जाता है। पावर नैप आपको पता है ना क्या होता है, जो मैं बताता हूँ आप लोग को। मान लो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, सुबह 7 बजे से लेकर 2-3 बजे तक काम कर रहे हो। पावर नैप मीन्स क्या होता है, जबरदस्ती नहीं सोना। जब आपको थोड़ा सा खाना खा लोगे दोपहर को 2-3 बजे, 2 बजे मान लो, 12-1 बजे खा लिए खाना, एंड इसके बाद थोड़ा सा हेवी लग रहा है आपको, तो आप थोड़ा सा सो लिए। 5 मिनट 10 मिनट अगर आपको नींद लगा और गहरा नींद सो गए, उठ गए, तो आपको लगेगा जैसे आप पूरा फ्रेश उठे। सुबह का कैसे उठते हैं, फ्रेश होकर, उसी तरह लगेगा। इसको कहा जाता है पावर नैप। और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ रहता है, मतलब आपको पूरा का पूरा बॉडी को रिफ्रेश कर देता है। आपको लगेगा जैसे सुबह में सो के उठे हैं, और आप पूरा का पूरा अच्छी तरह से फिर से मेहनत कर सकते हो, शाम तक अपना काम कर सकते हो, जिस भी फील्ड में हो। उसको कहा जाता है पावर नैप। एक होता है जबरदस्ती का सोना, उसमें अगर 10 मिनट के बाद उठोगे तो आपको आँख जलेगा, मन नहीं करेगा। और पावर नैप ऐसा होता है कि हो जाता है, ये डेवलप किया जाता है, आदत हो जाता है पावर नैप। सेम इसी तरह हो जाता है पढ़ाई में, आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए, ठीक है। तो कभी सब चीज़ नहीं में बोर नहीं होना, जो मैं बोलूँगा आपको, और इस चीज़ का आपको आदत लेना भी चाहिए। तो चलिए, मैं बात कर रहा था लाइम के बारे में। लाइम होता है चूना सर। इसका यूज जैसे मैंने कहा, पान, खैनी, पुताई करने में और मेडिसिन में भी इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ सर, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है लाइम सर, जब सीमेंट नहीं था ना। अच्छा एक चीज बताइए, हम लोग घर बनाने के लिए क्या क्या यूज में लाते हैं। तो सर घर बनाने के लिए एक तो हम लोग क्ले का यूज करते हैं। क्ले माने मिट्टी। जब सीमेंट नहीं था, अभी भी गांव में आप चल जाओगे तो गांव में देखोगे सीमेंट का घर बना रहता है, सॉरी सीमेंट बोल रहे हैं, मिट्टी का घर बना रहता है। आज के टाइम में भी आप गांव में चल जाओगे ना, तो आपको दिखेगा कि मिट्टी का घर बना हुआ है।
इट्टी झोपड़ी का घर और मिट्टी का रहता है, तो मिट्टी यूज करते थे या फिर सीमेंट यूज करते हैं? अभी भी ये दोनों चीज यूज किया था घर बनाने के लिए, मिट्टी का क्ले का, मिट्टी का, सीमेंट का। लेकिन जब मेरा मिट्टी नहीं था, ये तो मिट्टी कब मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 1840 में। तो इसके बाद क्या करते थे? या फिर इंडिया में तो और बाद में आया है, गांव में तो अभी तक नहीं पहुंचा है। तो तब सीमेंट के जगह में यूज किया जाता था लाइम का, सेक्टर में भी या फिर आप जो अर्बन सिटीज है वहां भी यूज किया जाता था जब सीमेंट मैन्युफैक्चर नहीं हुआ था। फिर कहीं भी विदेश में भी बात करो, है ना, अमेरिका तरफ, न्यूजीलैंड तरफ, जब मेरा नहीं बना था 1840 से पहले, तो हम लोग सीमेंट के जगह में क्या यूज करते थे? लाइम का यूज करते थे। हम लोग किसका यूज करते थे? लाइम का यूज करते थे। दैट इज वाई लाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है, यूज करते थे। ठीक है, चूने की जगह, चूने से हम लोग जुड़ाई करते थे। यानी कि समझो अभी सीमेंट हम लोग जुड़ा करते हैं, ईटा को जोड़ते हैं, ये मेरा पहला ब्रिक हो गया, ये मेरा दूसरा ब्रिक हो गया, बीच में हम लोग क्या देते हैं? बीच में हम लोग यहाँ पे डालते हैं सीमेंट, सीमेंट का पेस्ट डालते हैं, फिर इस तरह करके चिपक जाता था। तो यहाँ पे जब मेरा लाइम मतलब आई मीन सीमेंट नहीं था, तो उसके जगह में हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते थे? लाइम यूज किया जाता था, चूना का यूज किया जाता था, चूना का हम लोग यूज करते थे। क्यों भाई सर, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक्सीलेंट बाइंडिंग कैपेसिटी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सीलेंट पाया जाता है बाइंडिंग कैपेसिटी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था मेरा? एक्सीलेंट बाइंडिंग कैपेसिटी। तो एक तरह से जो है ये मेरा सीमेंट की तरह ही बिहेव करता है, एक तरह से मेरा क्या होता? सीमेंट की तरह बिहेव होता। दैट इज वाई वी यूज लाइम, यूज लाइम जब मेरा सीमेंट नहीं था प्रेजेंट। तो यहां पे पहला पॉइंट जो है वही चीज कहा गया है कि एक्सीलेंट बाइंडिंग प्रॉपर्टी इसमें पाया जाता है, एक्सीलेंट बाइंडिंग प्रॉपर्टी पाया जाता है। एक चीज ध्यान रहा, इसलिए मैंने कहा, इतना चीज तो मैंने कहा तो आपको एक चीज दिमाग में आ गया होगा कि सर इतना क्यों यूज करते हैं उसके जगह में? क्योंकि इसमें सिर्फ मेरा एक्सीलेंट बाइंडिंग कैपेसिटी पाया जाता है। याद करो सीमेंट जब मैंने पढ़ाया था कि भाई ये एक बाइंडिंग मटेरियल है, मतलब जोड़ने के लिए यूज करते हैं, एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी सेम चीज इसमें भी पाया जाता है। अब क्या होता है, बात आता है सर ये बनता कहाँ से है, मुझे लाइम मिलता कहाँ से, वो भी थोड़ा बता दीजिए। क्या हम लोग नेचुरली मिलता है या इसको मैन्युफैक्चर करता है लेबोरेटरी में? क्योंकि एज यू नो दैट सीमेंट को बनाया जाता है, इसको क्या होता है, ये बेसिकली रॉक से बनाया जाता है, ये मेरा नेचुरली एक तरह से मिलता है रॉ मटेरियल। ये क्या होता है, हम लोग इसमें लाइम स्टोन लेते हैं, लाइम स्टोन एक तरह से पत्थर होता है। क्या होता है मेरा? पत्थर होता है। अब उस पत्थर को हम लोग करते हैं कैल्सिनेशन। क्या करते हैं? कैल्सिनेशन करते हैं। दो चीज होता है, बचपन में आप पढ़े होंगे, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, शायद 9th और हम लोग 10th में पढ़े थे, मुझे याद है। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, दोनों में हम लोग हीट करते हैं, एक प्रेजेंस ऑफ एयर में, एक मतलब एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया जाता है, और हीट करके मुझे मिल जाता है लाइम। मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि क्या करते हैं ना, समझो हम लोग रॉक पत्थर लिए, लाइम स्टोन लिए, और लाइम स्टोन को गर्म करके, और गर्म करने के बाद मुझे लाइम स्टोन से लाइम मिल गया, और एक मेरा पत्थर, मतलब पत्थर से मेरा चूना मिल गया। और इसी का यूज हम लोग करते हैं पुताई वगैरह करने में, एज सीमेंट की तरह भी बिहेव करता था। क्यों? क्योंकि इसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी मेरा पाया जाता है। नाम यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। देखो इतना बड़ा मैं इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि नोट्स आपके पास होना चाहिए, बट थोड़ा सा पॉइंट आपको खाली यहाँ पे ध्यान देना है। क्या सर? पहले इसको पढ़ो, क्या कहा गया? थर्मली ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड केमिकल कंपाउंड टू हाई टेम्परेचर, इट्स इन absence ऑफ और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन, जनरली यूज फॉर रिमूविंग इम्प्यूरिटीज। तो देखो इसमें क्या क्या ध्यान रखना वो चीज मैं आप लोग को बता देता हूं। ठीक है, पहली बात इसमें क्या ध्यान देना है, इसका यूज हम लोग करते हैं, हीट करते हैं, इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। ये तो मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर या लिमिटेड सप्लाई, बेसिकली इसको एब्सेंसी हम लोग कहते हैं। जो आपका रोस्टिंग होता है, नहीं आप आज के टाइम पे यूट्यूबर के सबको जानता होगा यूट्यूब क्या होता है, तो यूट्यूब में आज के टाइम पे बहुत कोई रोस्टिंग करता है। केरी मिनाटी फेमस रोस्टर। तो रोस्टिंग मीन्स क्या होता है? जलाना उसको, इजंट इट? जलाना मतलब उसको गर्म करना, वही बात है ना, जलना मतलब गर्म, समझ रहे हो, उसी से मेरा कॉन्साइड करता है। तो रोस्टिंग मीन्स होता है एयर के प्रेजेंट में या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में उसको गर्म करना। और जब मैं कैल्सिनेशन का बात कहूंगा तो यहाँ पे एयर के एब्सेंस में गर्म करना, इसलिए कहा गया एब्सेंस ऑफ और लिमिटेड, बहुत ही कम हम लोग एयर देंगे, उसको गर्म किया जाता है। क्यों? इंप्योरिटी को हटाने के लिए। बाकी यहाँ कहा गया थर्मली ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि हीट अप्लाई कर, इसलिए थर्मली ट्रीटमेंट कहा गया किसका? सॉलिड केमिकल कंपाउंड का, एट ए हाई टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर इसका काफी हम लोग हाई देते हैं, गर्म करते हैं क्योंकि गर्मी कर रहे हैं ना। एंड बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि भाई किसी भी चीज को हम लोग गर्म कर रहे हैं, मान लो एक लोहा को गर्म कर रहे हैं, अब उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर ज्यादा करेंगे तो वेपर बन के उड़ जाएगा ना, गल जाएगा पूरी तरह से। तो वो ध्यान रखना कि जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट को, एक केमिकल कंपाउंड को भी, सॉलिड केमिकल कंपाउंड को जिसको हम लोग कैल्सिनेशन कर रहे हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट से नीचे में ही गर्म करेंगे।
बस इतना दें। और एक वर्ड में कहा जाए तो भाई गर्म करते हैं एयर, उसमें हम लोग नहीं, एब्सेंस ऑफ एयर में गर्म करके हम लोग मतलब गर्म करते हैं, उसी को कैल्सिनेशन कहते हैं। और एयर के प्रेजेंट में अगर गर्म करते हैं उसको रोस्टिंग कहते हैं। दैट्स इट। तो दो चीजें मुझे पता चला इस पेज से कि सर लाइम में बाइंडिंग प्रॉपर्टी पाया जाता है बहुत ही अच्छा, इसीलिए सर इसको हम लोग सीमेंट जब नहीं था तब भी यूज करते थे एज ए सीमेंट के तौर पे जुड़ाई करने के लिए, पुताई करने के लिए। ठीक है। दूसरा चीज क्या देखें कि इसको बनाते कैसे हैं। एक मेरा पत्थर होता है सर, जो कि बेसिकली हो रहा था मेरा लाइम स्टोन पत्थर। उस पत्थर को जब हम लोग हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, या फिर बोल सकते हैं कि भाई लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, तब मेरा बनता है लाइम। दो चीज मुझे पता चला कैल्सिनेशन के थ्रू। आ जाते हैं आगे। आगे यहां पे क्या कहा गया है, क्विक लाइम। अब देखो क्विक लाइम में आप जब वाटर डालोगे तो ये मिल्क ऑफ लाइम इसको कहा जाता है, या फिर स्लैग्ड लाइम कहा जाता है, या फिर हाइड्रेटेड लाइम कहा जाता है। देखो हाइड्रेटेड ऑफ सीमेंट भी पड़ा था ना, मतलब जहां पे पानी का यूज करेंगे वो हाइड्रेट कहेंगे। तो लाइम का वहां पे हाइड्रेटेड ऑफ सीमेंट था, क्योंकि वहां पे हम लोग सीमेंट में पानी डालते थे, यहाँ पे लाइम में पानी डाले। देखो उसी तरह सीमेंट में पानी डालते हैं, फिर मेरा पेस्ट बनता था सीमेंट का, जिसका यूज करते हैं हम लोग जुड़ाई वगैरह करने में। सेम यहाँ पे लाइम में हम लोग क्या डालें, वाटर डालें। तो इससे मेरा बना क्या, इसका नाम है, अलग अलग नाम से कहा जाता है, ये सभी मेरा नाम है। क्योंकि व्हाइट होता है कलर में ना, इसीलिए वो इसको व्हाइट लाइम भी, व्हाइट टाइम हो गया, एक सेकंड, व्हाइट लाइम यहां होगा, एक सेकंड, व्हाइट लाइम। तो इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, या तो बोलते हैं व्हाइट लाइम, देखो इसको व्हाइट लाइम कहते हैं, या सेलेक्ट लाइम कहते हैं, या मिल्क ऑफ लाइम। मिल्क क्यों, क्योंकि मिल्क जैसा रहता है, व्हाइट रहता है। एंड हाइड्रेटेड क्यों, क्योंकि पानी डाले लाइम में, इसलिए हाइड्रेटेड। तो तीन चीज तो आप लोग को याद हो ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है। सर मेरा व्हाइट रहता है, आप देखो ना चूना तो घर में देखोगे जो किया जाता है पचौड़ा, या जो आप लोग पता है पुताई किया जाता है जो दीवार में, व्हाइट रहता है। कलर ऐड करते हैं बात अलग है, ठीक है। तो वो मेरा व्हाइट होता है, और जब उसमें डालते हैं तो पूरा खोलता है गर्मी से, है ना। तो वो मेरा मिल्क जैसा रहता है। पानी डालते हैं तो आप ये भी बोल सकते हो, हाइड्रेटेड बोल सकते हो। और व्हाइट होता तो व्हाइट। एक को खाली याद रखना कि स्लैग्ड लाइम होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है स्लैग्ड लाइम तो, क्योंकि इसको हम लोग रिएक्शन इज कॉल्ड स्लैकिंग भी कहते हैं। तो अगर आपको बोलेगा व्हाट इज कॉल्ड स्लैकिंग, तो इट मीन क्या करते हैं हम लोग लाइम में जो वाटर डालते हैं, क्विक लाइम में जब हम लोग वाटर डालते हैं, उसको कहा जाता है रिएक्शन इज कॉल्ड, या फिर रिएक्शन ऑफ स्लैकिंग ऑफ क्विक लाइम, या फिर उसको कहते क्या है मेरा, स्लैकिंग कहते हैं। ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा इससे होता क्या है, इससे मेरा क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है ना वो मेरा बढ़ जाता है, यानी एक्सपेंड कर जाता है। चलो इस चीज को मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। इससे मेरा क्या हो जाता है, जब हम लोग क्विक लाइम में वाटर डालते हैं तो वॉल्यूम जो होता है ना, एक सेकेंड, वॉल्यूम मेरा बढ़ जाता है, वॉल्यूम मेरा इंक्रीज हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो एक्सपेंशन हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है, या फिर एक्सपेंड कर जाता है, आप जो बोलोगे, ठीक है। चलो समझ गया, हाँ ये चीज मेरा होता है, ठीक है। तो क्या समझे कि इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना, हम लोग ये समझे कि इन प्रेजेंस ऑफ वाटर लाइम गोइंग इनटू एक्सपेंड एंड फाइनली कन्वर्ट इनटू पाउडर, पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद जो मुझे मिलता है वो मेरा विस्कस फ्लूइड जैसा रहता है, जिस तरह वहां पे मुझे पेस्ट मिला था। उस विस्कस फ्लूइड का हम लोग यूज करके जुड़ाई कर सकते हैं, पुताई कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्लैकिंग। अच्छा याद रखना, जैसे मैंने कहा, मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या हम लोग किए। सर हम लोग सबसे पहले लाइम जो है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ऐड किए, और वाटर ऐड करने के बाद ये क्या हुआ, मेरा एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड करने के बाद क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट कर जाता है मेरा पाउडर में। ये जो व्हाइट लाइम हो गया, स्लैग लाइम हो गया, ये मेरा पाउडर बन जाता है, पाउडर बन गया, ठीक है, पाउडर बन गया। अब देखो हम लोग यहाँ पे पानी मिला के इसको यूज कर सकते हैं। पानी मिला के हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कम सकते। अब इसमें हम लोग पानी जो है ना उसको कम भी मिला सकते हैं और ज्यादा भी। मान लो वाटर हम लोग मिला रहे हैं, वाटर हम लोग स्मॉल अमाउंट में मिला रहे हैं, कम मिला रहे हैं, ठीक है, स्मॉल अमाउंट। तो कम अगर मिलाएंगे तो उसको हम लोग ब्रिक को जोड़ने में यूज कर सकते हैं। ब्रिक को किससे क्या करने में, जोड़ने में, ठीक है। एंड अगर मान लेते हैं वाटर हम लोग थोड़ा ज्यादा मिला दिए, क्या मिला दिए, ज्यादा मिला दिए, हेवी में मिला दिए, है ना, या फिर मोर ज्यादा मिला दिए, तो अब इसको हम लोग पुताई करने में यूज कर सकते हैं, पुताई में करने में। ये बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया। इस चीज को आप लोग चाहे तो नोट से हटा देना। क्या कहा, सिंपल ध्यान दो। मैंने ये कहा कि भाई हम लोग लाइम में, क्विक लाइम में वाटर डालें, तो वाटर डालने के बाद क्या होगा, एक्सपेंड कर गया। एक्सपेंड करने के बाद उसको हम लोग क्या किए, पाउडर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो बना ना, इसमें हम लोग अगर थोड़ा कम पानी डालेंगे तो पेस्ट जैसा बन जाएगा।
जैसे सीमेंट में कम पानी डालते तो पेस्ट जैसा बन गया, तो उसको हम लोग जुड़ाई करने में यूज करते थे। तो देखो लाइम का वाटर सीमेंट जैसा किए जुड़ाई करने में, और अगर हम लोग ज्यादा पानी डाल दिए तो मेरा एकदम पानी जैसा स्लरी बन गया, घोल जैसा बन गया, शरबत टाइप से बन गया, उसको हम लोग पुताई कर सकते हैं। अधिकतर पुताई के टाइम पे, आज के टाइम पे यूज किया जाता है चूना का, हम लोग ब्रिक को जोड़ने में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अभी के टाइम पे तो पुताई भी नहीं करते हैं, आज के टाइम पे जो है बहुत सारा चीज और आ गया है। ठीक है, लेकिन ये दोनों चीज आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहां से आप लोगों को समझ में आ गया। चलो ये चीज हो गया टोटल इंट्रोडक्शन में, बहुत ही डीप तरीका से आपको समझाया, एकदम वन बाय वन करके, बेसिक बेसिक तरीके से। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग टेस्ट के बारे में। जी हाँ, अब हम लोग बात करेंगे टेस्ट के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। चलो टेस्ट के बारे में बात करते हैं। कितना तरह का हम लोग लाइम को टेस्ट करते हैं? भाई लाइम को भी तो टेस्ट करना पड़ेगा, जिस तरह हम लोग सीमेंट को टेस्ट करते थे। तो लाइम का टेस्ट का अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे लाइम का टेस्ट का बात करेंगे, लाइम का टेस्ट का बात करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे फील्ड टेस्ट भी करते हैं और लेबोरेटरी टेस्ट भी करते हैं। अगर मैं लेबोरेटरी टेस्ट का बात करूं तो 3 तरह का टेस्ट होता है, और फील्ड टेस्ट का बात करें तो 4 तरह का टेस्ट होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहले बात करेंगे लेबोरेटरी टेस्ट में, तो एक होता है लॉस ऑफ इग्निशन टेस्ट। याद करो लॉस ऑफ इग्निशन क्या था? सीमेंट को जब हम लोग पानी डालते थे तो पानी डालने में सीमेंट का पेस्ट बनता था और हीट मेरा बाहर निकलता था, इसीलिए कहते थे ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब मेरा हीट बाहर निकला तो सीमेंट बना, तो हीट मेरा कितना लॉस हुआ इनिशियल से, ओरिजिनल प्रोडक्ट से, उसको हम लोग लॉस ऑफ इग्निशन कहते थे। तो लॉस ऑफ इग्निशन हम लोग सीमेंट का भी करते हैं। उसी तरह सेम यहाँ पे हम लोग लाइम का भी करके चेक कर सकते हैं लेबोरेटरी टेस्ट की, अच्छा लाइम है या फिर बुरा लाइम है। एक हम लोग रिएक्टिव करते हैं असेसमेंट टेस्ट, एक आता है रैपिड शुगर टेस्ट। इन तीनों के बारे में करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग को टेस्ट के बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है कि कैसे करते हैं, बस आपको नाम याद रखना चाहिए। और इसमें भी अगर इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं तो होता है रैपिड शुगर टेस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, VBI, ये चीज याद रखना। अगर भूल भी जाओ, रैपिड शुगर टेस्ट इंपॉर्टेंट है लाइम टेस्ट में, और लॉस ऑफ इग्निशन तो दोनों में रहेगा ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, फील्ड टेस्ट के बारे में। तो वॉल्यूम यील्ड ऑफ क्विक लाइम, वॉल्यूम कितना यील्ड मेरा बढ़ता है, ब्रेक कब होता है, इस चीज के बारे में स्टडी करते हैं इसमें। तो वॉल्यूम यील्ड ऑफ क्विक लाइम। एक होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट, इसमें ये हम लोग सीमेंट का भी करते थे। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट, और एक होता है मेरा बॉल टेस्ट। ये चारों टेस्ट होता है। तो इसके बारे में 2-3 बार आप पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, तो यू विल नो विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। कंसिस्टेंसी टेस्ट याद रखना, इसके लिए भी हम लोग करते हैं। ठीक है, और एक मेरा एक सेकंड, और एक होता है मेरा बॉल टेस्ट। इसमें एक हो जाएगा मेरा ये, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, और बॉल टेस्ट। ठीक है, वैसे इसमें चारों इंपॉर्टेंट है, मैं किसको बोलूँ ना किसको बोलूँ कम, मैंने जैसे कहा जो भी यहाँ पे बताया गया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी का सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना सभी। ठीक है, चलो बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। लाइम का क्लासिफिकेशन, जिस तरह हम लोग सीमेंट का क्लासिफिकेशन देखेंगे, लाइम का भी क्लासिफिकेशन देखते हैं। 2 तरह का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड लाइम क्लासिफिकेशन और एक होता है जनरल लाइम क्लासिफिकेशन। अच्छा सर इसका क्या मतलब है सर? देखो हम लोग बोलचाल के भाषा में कहते हैं ना भाई, ये अच्छा चुना है, ये खराब चुना है। एक होता है स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, मतलब जो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बताता है कि भाई कौन अच्छा लाइम होना चाहिए, क्या उसमें खास मेरिट होना चाहिए अच्छा लाइम के लिए, वो हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड लाइम क्लासिफिकेशन। और एक बोलचाल में एक्सपीरियंस से जो गेन होता है ना, आप बुजुर्ग के पास जाओगे, आप पकड़ के बोल देगा किसी चीज को भी, कोई आप ले जाओ, कोई अपना दोस्त को पकड़ 2 दिन उनके पास रहेगा ना, 1 घंटा तो पकड़ लेगा ये अच्छा लड़का है बुरा लड़का है। ठीक है, और अगर आप ऐसे जाओगे किसी के पास तो सोचेगा कितना पढ़ा लिखा, क्या करते हो, एजुकेशन बताओ, कितना घंटा पढ़ते हो, ड्रेसिंग सेंस से पकड़ेगा, तब जाके बता पाएगा, स्टडी करेगा तब जाके वो समझ पाएगा कि भाई ये अच्छा लड़का है ये बुरा लड़का, मतलब स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन एक्सपीरियंस भी तो नाम का चीज होता है ना, वो बच्चा का देख के बात बता देगा कि कैसा है, उसको कहेंगे जनरल, यानी बोलचाल के भाषा में क्लासिफिकेशन। तो दोनों के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। हम लोग को स्टैंडर्ड जो लाइम क्लासिफिकेशन होता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 तरह का हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, स्टैंडर्ड। ए नंबर में जब लोग देखें स्टैंडर्ड लाइफ क्लासिफिकेशन, इसमें 6 भाग में इसको डिवाइड किया जाता है। एक होता है क्लास ए, एक होता है क्लास ए, एक होता है क्लास बी, एक होता है क्लास सी, एक होता है क्लास डी, और क्लास ई एंड क्लास एफ। ये जो है मेरा, अच्छा यहाँ पे और एक चीज बता देता हूं आप लोग को, ये जो हम लोग का स्टैंडर्ड, एक सेकंड यहाँ पे, इसके बारे में मुझे और कुछ बताना है ना, ये कौन बताता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टैंडर्ड लाइम जो क्लासिफिकेशन है ये किसके अकॉर्डिंग है,
तो ये बताता है आपको BIS, तो ये थोड़ा सा आप लोग नोट्स में इंक्लूड कर लेना। ये मेरा बताता है BIS, या फिर सिर्फ IS लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। IS 712 इंटू 1984, अच्छा से थोड़ा मैं लिख देता हूँ, 712 इस टू 1984, है ना, ये चीज है। IS मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड है, ये IS मीन्स क्या यहाँ पे है, IS मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड, एक सेकंड, IS मीन्स यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड एंड 712 नंबर है और 1984 मतलब जब किया गया था, ईयर है, ये मेरा ईयर है। और ये जो आपका स्टैंडर्ड लाइन क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने कहा 6 क्लास का, अभी हम लोग पढ़े ए से लेकर जाता है आपका कहाँ तक, F तक जाता है, ए से लेकर F तक जाता है, तो ये मेरा 6 तरह का होता है। ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ए से लेकर F तक जाता है, तो ये भी ध्यान रखना, ये ए से लेकर F तक जाता है, ए से लेकर F तक जाता है। देखो यहाँ से ए से लेकर F तक है। बात करते हैं कि ये सर क्लासिफिकेशन किस बेसिस में किया जाता है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जान लो आप लोग, है ना। अगर बात करेंगे क्लास ए का, है ना, हाँ ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं, इसको आप लोग ध्यान दो, है ना। हाँ, तो ये मेरा है इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, ये बताता है, ठीक है। ये हम लोग इस तरह का स्टडी करते हैं, मतलब देखो सब स्टडी में एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ में हम लोग करते क्या, इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम के थ्रू इसका हम लोग चेक करते हैं कि भाई लेना लाइम कैसा है। इसका यूज कहाँ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल जो पर्पस होता है, जहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं, उसके लिए हम लोग इस टेस्ट का यूज करते हैं, जो कि क्लास 1 में आता है। बी अगर बात करेंगे, इसको कहेंगे सेमी हाइड्रोलिक लाइम, इसको क्या कहेंगे, सेमी। देखो इमिनेटली मतलब ज्यादा हम लोग लेते हैं हाइड्रोलिक का, और इसमें हम लोग कम हाइड्रोलिक, सेमी हाइड्रोलिक लाइम। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, मशीनरी मोटार्स बनाने में। एंड अगर बात करेंगे सी नंबर का, इसको कहा जाता है फेट लाइम। इस टेस्ट को जो हम लोग करते हैं वो क्या कहलाता है मेरा, फेट लाइम। इसका यूज करते हैं फिनिशिंग में, प्लास्टरिंग में, व्हाइट वॉशिंग में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फेट लाइम तो आपको एकदम याद रखना, कोई भी भूल जाना है, इसको एकदम नहीं भूलना है, याद रखना। आपको ये बोलेगा डायरेक्ट स्टैंडर्ड लाइम क्लासिफिकेशन में, क्लास सी में, लाइम का क्लास सी का क्लासिफिकेशन किसके लिए करते हैं, तो व्हाइट वॉशिंग के लिए, प्लास्टरिंग में और आपका फिनिशिंग में। या फिर आपको बोल देगा कि क्लास सी का जो स्टैंडर्ड लाइम क्लासिफिकेशन है ना, यानी कि जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, टेस्ट में कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास सी का लाइम को क्या बोलते हैं, तो उसको कहा जाता है फेट लाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्लास डी का मैं बात करूं, तो क्लास डी में जो है, इसमें हम लोग किस बेसिस पे करते हैं, मैग्नीशियम और डोलोमेटिक लाइम के बेसिस में इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। एंड अगर क्लास ई को क्या कहा जाता है, क्लास ई के मेरा जो लाइम है उसको कहा जाता है मेरा केनकर लाइम। क्या कहते हैं हम लोग, केनकर लाइम कहते हैं, केनकर लाइम। और क्लास एफ का जो है, इसको कहा जाता है सिलिशियस डोलोमाइट लाइम। यहां पे देखो मैं इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए बता देता हूं, डी भी इंपॉर्टेंट है और ई भी इंपॉर्टेंट है। ये तीन तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप बी भी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका तीनों है। सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, बट ये तीनों है। यहाँ पे हम लोग क्या देखें बार सर, हम लोग यहाँ पे देखें सीमेंट का कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, स्टैंडर्ड तरीका। तो हम लोग 6 क्लास में क्लासिफाई किए। मेरा बात समझो, जैसे इंसान को हम लोग क्लासिफाई करते हैं ना, ये अच्छा इंसान, ये बुरा इंसान, ये ठीक ठाक इंसान है, ये थोड़ा सा जो है लाइफ को जिंदा रहने के लिए, अपना सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए अच्छा काम भी करता है, जरूरत पड़ता है बुरा काम भी करता है। एक होता है अच्छा काम करने वाला, मर जाएगा, भूखे रह जाएगा, बट बुरा काम नहीं करेगा, तो क्लास ए का हो गया। क्लास बी का हो गया, दोनों काम करता है, मिडिल क्लास का है। और क्लास सी का हो गया कि वो जीने के लिए मतलब बुरा ही काम करता है। तो इंसान को कैसे हम लोग बंटवारा करते हैं, प्रोडक्ट भाई महंगा, सस्ता और मॉडरेट। सेम इसी तरह हम लोग जो स्टैंडर्ड लाइम है, इसको क्लासिफाई करते हैं 6 तरीका से स्टैंडर्ड लाइम क्लासिफिकेशन में। कुछ टेस्ट के बेसिस पे हम लोग करते हैं, वो बात अलग है। तो क्लास ए के इस लाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इमिनेटली हाइड्रोलिक लाइम, जिसका यूज उस तरह का लाइम का यूज करते हैं स्ट्रक्चरल पर्पस में। क्लास बी का हम लोग बोलते हैं सेमी हाइड्रोलिक लाइम, जिसका यूज करते हैं मशीनरी मोटार्स बनाने में। क्लास सी को बोलते हैं हम लोग फैट, क्लास सी को क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं। इसका यूज करते हैं फिनिशिंग, प्लास्टरिंग, व्हाइट वॉशिंग में। देखो एक मैं आपको नॉलेज थोड़ा बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। क्लास सी मतलब ए बी सी, जैसे इंसान को 3 भाग में बांटा जाता है, अमीर एक होता है, मिडिल क्लास और गरीब। तो इससे थोड़ा सा मेरा बात समझो, इसको बुरा नहीं समझना, ट्रिक के मार हो। सी तो सी वाला जो होता है ज्यादा मेहनत नहीं करता है, एक स्टैंडर्ड जो क्लास ए है वो बहुत मेहनत करता है। क्लास बी वाला मिडिल क्लास रहता है, थोड़ा मेहनत भी करता नहीं भी करता है। क्लास सी उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ में, बस खाना मिल जाए, पेट भर जाए, पेट भर गया, बस खत्म।
वही लाइफ है उन लोग का, वही एंजॉय कर रहा है, डेली खाना मिल जाए, दैट्स इट। तो फैट खा खा के मोटा जाता है, इससे थोड़ा याद रखते हो सी। दूसरा चीज, उन लोग काम के बेसिस पे भाई वॉशिंग, प्लास्टरिंग, फिनिशिंग का काम करता है, मतलब नॉर्मल काम करता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। क्लास ए में बात करें इम्यूनिटली, मतलब उन लोग का इम्यूनेशन काफी अच्छा रहता है, क्योंकि अच्छा अच्छा फूड खाता है। तो क्लास ए, देखो मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ। और उन लोग कहाँ कहाँ रहता है, तो स्ट्रक्चर, अच्छा अच्छा स्ट्रक्चर, अच्छा अच्छा बिल्डिंग में रहता है, तो ये ट्रिक अपना सकते हो। और क्लास बी का रहता है ना, मिडिल क्लास, मतलब सेमी, बीच में, सेमी बीच हो गया, तो सेमी हाइड्रोलिक, इससे याद हो जाएगा। और ये मेशनरी, मेशनरी मोटार्स वगैरह में बना, मोटार्स वगैरह में ठीक ठाक घर जो बनता है मोटर वगैरह का, उसमें। तो ये थोड़ा ट्रिक में बता दिया, यूजफुल रहेगा, आप यूज कर सकते हो। और क्लास डी मैग्नीशियम डोलोमाइट लाइम, इसको क्लासीफाई किया गया है। एंड क्लास सी को हम लोग बोलते हैं कैंकर लाइम, एंड क्लास एफ को बोलते हैं सिलिशियस डोलोमाइट लाइम। चलो अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जनरल, और इसका यूज भी देखने वाला है, उसका भी यूज था यहाँ पे, यूज इसका भी है, इसका भी यूज है, ठीक है, ये सभी यूज है स्ट्रक्चरल मोटार वगैरह में। इसका देख लेते हैं। इसको भी तीन भाग में डिवाइड किया गया है, जिस तरह उसको हम लोग किए थे। एक फैट लाइम में इसको हम लोग करते हैं, एक हाइड्रोलिक लाइम, और एक आपका पुअर लाइम। तीन तरह का, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और आपका पुअर लाइम में करते हैं, ठीक है, पुअर लाइम में करते हैं। यस यस यस, यानी कि समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, देखो सबका क्लास के बारे में बस ये याद रखना है कि क्लास ए के लाइम को क्या कहते हैं, क्लास बी का, क्लास सी का, डी का, ई का, एफ का, जो मैंने कहा। और इम्पोर्टेंट ही मैंने बताया था यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ मैंने आपको बताया था, ठीक है। ठीक, देखो अब यहाँ आ जाओ। जनरल लाइम क्लासिफिकेशन, लाइम का जो है चूना का क्लासिफिकेशन हम लोग जनरल बोलचाल के भाषा में, एक को फेट बोलते हैं, एक हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं, और एक आपका पुअर लाइम बोलते हैं, यानी आम मतलब घरेलू घरेलू के तरीके से। देखो ये क्या होता है, जैसे आप लाइम है, आपको पता है लाइम स्टोन है, और लाइम स्टोन में हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं, और कैल्सिनेशन के थ्रू मेरा लाइम बन जाता है। और ये मेरा क्या था, लाइम स्टोन एक तरह से मेरा था, एक रॉक था, पत्थर था। तो रॉक को जब हम लोग कैल्सिनेशन किए एब्सेंस ऑफ एयर में, या फिर लिमिटेड एब्सेंस ऑफ एयर में, जब उसको हम लोग गर्म किए हाई टेम्परेचर में, तो मेरा क्या बना, लाइम बन के रेडी हो गया, लाइम बन के रेडी हो गया। हाँ, लेकिन क्या होता है ना, ध्यान से देखो, ये मेरा जो लाइम स्टोन था, लाइम जो स्टोन था, रॉक था, इसमें बहुत सारा इम्प्योरिटी पाया जाता है। थोड़ा मैं इसको अच्छा से कर देता हूँ, इसको आप लोग एज ए नोट्स भी रखिएगा, ये आप लोग के लिए नोट्स भी रहेगा। तो थोड़ा सा मैं सोचा था आप लोग को रफ बना दो, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं अच्छा से लिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे भाई, लाइम स्टोन, फिर इसमें हम लोग को लाइम बन जाता है कैल्सिनेशन करके, है ना। और ये मेरा बेसिकली होता है रॉक, पत्थर होता है ना। देखो इसमें पाया जाता है कुछ इम्प्योरिटीज, कुछ गंदगियाँ पाया जाता है, इम्प्योरिटी क्या पाया जाता है मेरा, इम्प्योरिटी पाया जाता है। जैसे लाइम हो गया, मिट्टी पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, या फिर मैग्नीशिया पाया जाता है ना, ये सभी चीज़ पाया जाता है। अब क्या होता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है क्ले का, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि जिस तरह सीमेंट में, आप जो घर सीमेंट लाइम, मैंने बताया था सीमेंट में अगर मिट्टी भरा हुआ तो क्या आपको लगेगा कि वो अच्छा सीमेंट है, बिल्कुल नहीं। उस तरह लाइम में भी क्ले ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, मेरा क्ले माने मिट्टी होता है, ये मेरा मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी है। तो आप नहीं चाहते हो कि मेरा मिट्टी ज़्यादा होना चाहिए, तो इस क्ले का इम्प्योरिटी के परसेंटेज के बेसिस पे हम लोग लाइम स्टोन को क्लासीफाई करते हैं। तो हम लोग इसके परसेंटेज ऑफ क्ले के बेसिस पे, क्ले के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ क्ले इन लाइम स्टोन। लाइम स्टोन में कितना मेरा मिट्टी है, उस बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं लाइम को, उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, लाइम को डिवाइड करते हैं। अच्छा लाइम मतलब क्या होगा, जिसमें मेरा क्ले परसेंटेज कम होगा, और मेरा खराब लाइम को कौन होगा, जिसमें मेरा परसेंटेज ऑफ क्ले मतलब मिट्टी उसमें ज्यादा होगा। सिंपल सा लॉजिक है भाई, सीमेंट में अगर मतलब लाइम में, चूना में अगर ज्यादा मेरा मिट्टी है तो खराब है, अगर मेरा उसमें कम है तो उसको अच्छा। उस बेसिस पे इसको तीन भाग में डिवाइड किया गया, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और पुअर लाइम। पुअर लाइम में बहुत ज्यादा मिट्टी है, हाइड्रोलिक लाइम में कम है, और फैट लाइम में आपका बहुत कम है, तो उसको हम लोग बहुत ही अच्छा बोलते हैं, लाइम चूना बोलते हैं। ठीक है, समझ आए मेरी बात। चलिए भाई, ये चीज मेरा हो गया। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं इन तीनों के बारे में, फैट लाइम में कितना कितना परसेंटेज है वो थोड़ा देख लेते हैं, आगे बढ़िए। देखो अगर मैं बात करूंगा 1 बाय 1 करके देखते हैं फैट लाइम के बारे में, कि भाई फैट लाइम जो है जनरल, और ये बोलचाल के भाषा में याद रखना, ये बोलचाल में या फिर घरेलू के तरीके से इसको मेरा डिवाइड किया गया, ये कोई स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं होता है, हम लोग को पता चला है इतना टाइम से हम लोग यूज करते हैं क्ले का, तो उससे हम लोग को आइडिया पता चल जाता है। अगर हम लोग क्ले 5% से कम है
मतलब चूना में अगर 5% से कम मेरा मिट्टी है तो उसको बोलेंगे अच्छा सीमेंट, फेट लाइम बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? फेट लाइम बोलेंगे। फेट मतलब मोटा, मतलब उसमें ज्यादा अच्छा लाइम है, ठीक है। और ये मेरा स्लोली स्लोली मेरा होता हार्डिंग। जैसा सीमेंट में एक टाइम लेना चाहिए, क्विक सीमेंट भी अगर मेरा हो जाता तो क्रैक आ सकता है, तो थोड़ा टाइम लेना चाहिए। सेम मेरा लाइम में भी क्विक सेटिंग नहीं होना चाहिए, तो मेरा स्लो स्लो हार्डिंग करता है, विच इज वेरी गुड प्रॉपर्टी ऑफ लाइम। हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी, वही बात है, जितना ज्यादा प्लास्टिसिटी उतना शेप एंड साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजंट इट। जैसे होता है ना प्लास्टिक, किसको बोलेंगे हम लोग? प्लास्टिक बोलेंगे जिसको हम लोग वर्केबल हो जाता है, जैसे रबड़ बोलेंगे, या फिर आप बोल सकते हो सीमेंट। समझो ना, सीमेंट का सबसे अच्छा है। जैसे मिट्टी, आप लो, मिट्टी जब गीला रहता है वो वर्केबल होता है, वही मिट्टी जब सूख गया तो नॉन वर्केबल हो गया। तो प्लास्टिसिटी, हाई प्लास्टिसिटी रहता है, तो बहुत अच्छी बात है। सोलेबल इन वाटर, वाटर में मेरा ये क्या हो जाता है? घुल जाता है ना। वाइट इन कलर होता है, ये मेरा वाइट दिखने में रहता है चूना, क्योंकि उसमें मिट्टी का मात्रा कम है ना। एंड हाई कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट, ऑब्वियसली बात है, कैल्शियम ऑक्साइड तो मेरा रहेगा ही चूना में। चौक आप यूज करते हैं? चौक में आप देखोगे ना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसीलिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा बच्चा चौक भी खाता है। तो अगर कोई खाता भी है तो कोई इशू नहीं है, वो कैल्शियम ऑक्साइड ही खा रहा है, वो ठीक ही रहेगा हेल्थ के लिए, ठीक है। और ये सभी चीज तो आपको पता ही है, बताने का मेरा जरूरत नहीं है कि हार्डिंग क्या होता है। हार्डिंग मीन्स आपको पता है, ये मेरा सेट नहीं है, आपको बताया था हार्डिंग एंड मेरा सेटिंग में डिपेंड। सेटिंग में जब वो फेज चेंज करता है, कंसिस्टेंसी। एंड हार्डिंग मीन्स क्या होता है? हार्डिंग मीन्स होता है मेरा स्ट्रेंथ को गेन करना, स्ट्रेंथ को। जैसे बॉडी बिल्डर वो पहले से उसके अंदर बॉडी है, बट वो उसको और गेन करा रहा, और गेन करके ज्यादा बॉडी बिल्डर, एकदम बड़ा बड़ा बाइसेप वगैरह, ट्राइसेप वगैरह ये बन गया, तो उसको बोलेंगे हार्ड वो इंसान है। और सेटिंग क्या होता है? सेटिंग में जब उसको फेज को ही चेंज करके, लिक्विड है कोई चीज, उसको हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट कर दिए, तो उसको कहा जाता है सेट होना, ठीक है। ये चीज है। और प्लास्टिसिटी तो ये भाई अच्छी बात है, क्योंकि इससे हम लोग जुड़ाई उड़ाई कर सकते हैं। हम लोग जैसे मैंने कहा था ना, लाइम में थोड़ा पानी मिला के उसको जुड़ाई कर सकते हैं, ज्यादा पानी मिला के हम लोग उसको पुताई कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छा प्रॉपर्टी है। सोल्यूबल इन वाटर। अच्छा, एक चीज यहाँ से एक आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ जो बोल रहा है सोल्यूबल इन वाटर, इसका मतलब क्या है कि मेरा नॉन हाइड्रोलिक लाइम है। ये कैसा है मेरा? नॉन हाइड्रोलिक लाइम, नॉन हाइड्रोलिक, एक सेकेंड, नॉन हाइड्रो लाइम है, ठीक है। यानी वाटर के अंदर सेट ये नहीं होगा। देखो बोला गया सोल्यूबल इन वाटर के अंदर वो सेट नहीं होगा, क्योंकि घुल जाएगा ना। देखो मान लो, एक समझो मेरी बात, ये मेरा पानी है, इसके अंदर हम लोग सीमेंट डालें तो ये सोल्यूबल ही नहीं होगा, ये इस तरह का सीमेंट पूरा फैल जाएगा। और एक ले लो, दूसरा मेरा ले लो, ये मेरा है, या जैसे हम लोग सीमेंट को डालें, ये पूरी तरह से सेट हो गया और जम गया, तो यहाँ पे बोल रहा सोल्यूबल इन वाटर, मतलब ये वाला बोल रहा सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि नॉन हाइड्रोलिक एलिमेंट, मतलब ये पानी के अंदर जाकर सेट नहीं होगा। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि नॉन हाइड्रोलिक लाइम मतलब ये मेरा क्या होता है? वाटर के अंदर सेट नहीं होगा। और इसका मतलब क्या है मेरा, कि जो स्ट्रेंथ भी गेन नहीं कर पाएगा, यानी कि नॉट एबल टू सेट एंड हार्ड इन वाटर। तो इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि, बोल सकते हैं कि नॉट एबल टू सेट एंड हार्ड इन वाटर, इसका मतलब ये है। और हाई कैल्शियम कंटेंट तो होगा ही, ऑब्वियसली बात है। चलो भाई आगे बात करते हैं हाइड्रोलिक लाइम के बारे में। भाई मैंने कहा था ना, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया? चूना के बेसिस पे। चूना बोल रहे हैं। मिट्टी कितना है? मिट्टी अगर कम है तो फैट लाइम, मिट्टी अगर मेरा मीडियम लेवल में है तो उसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोलिक लाइम, और बहुत ज्यादा तो उसको बोलेंगे पुअर लाइम। तो ये चीज देख लिए। अब देखो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें देखो, अगर मेरा क्ले जो है कितना है, मेरा क्ले अगर मेरा 5 से लेकर 3% के बीच में है, ठीक है, 5 से लेकर 3%, ये बेसिकली जो है 30 होगा, ये 30 होना चाहिए, ठीक है। 5% से कम, ये 5 से मेरा 30 होना चाहिए। वेरीफाई कर लूंगा, लेकिन मुझे पक्का याद है कि ये मेरा होना चाहिए कितना, 5 से लेकर 30 तक, 5 से लेकर 30 तक होना चाहिए, ठीक है। ये गलती से हो गया होगा, एक सेकंड। अगर मेरा यहाँ पे क्लेज होगा 5 to 30% क्ले, मिट्टी कितना रहेगा, अगर 5 से लेकर 30% तक रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिक लाइम। उसको क्या कहेंगे हम लोग? हाइड्रोलिक लाइम कहेंगे। भाई इसमें देखो थोड़ा बहुत जो है सिलिका मेरा रहता है, एल्यूमिना रहता है, और आयरन ऑक्साइड भी रहता है, जिसको कलर डाल रहा है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, है ना। और ये सेट एंड हार्डर इन अंडर वाटर, दोनों में ये डिफरेंस है। इसके चलते क्या हो जाता है, हार्ड वाटर में मेरा सेट एंड हार्ड हो सकता है, लेकिन इससे पहले वाले में
नहीं होता था, फैट लाइम में वो सेट एंड हार्ड वाटर में नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ क्ले, क्योंकि इसमें एक परसेंटेज ऑफ क्ले ज़्यादा है, इसको अगेन लाइम को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है फ्रीएबल हाइड्रोलिक लाइम, एक होता है मॉडरेबल हाइड्रोलिक लाइम, और एक होता है इमिनेटली हाइड्रोलिक लाइम। इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, बस ये जानना है कि 3 भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर जो 5 से लेकर 15 तक रहता है, मान लो ये 5 से लेकर क्ले के बेसिस पे किया गया है ना, तो अगर मान लो यहाँ पे मेरा 5 से लेकर 15% तक क्ले है ना, तो उसको हम लोग फ्रीएबल हाइड्रोलिक लाइम। अगर मान लो 15 से लेकर 20% तक है, तो इसको हम लोग बोले मॉडरेबल हाइड्रोलिक लाइम। और अगर मेरा 20 से लेकर 30 तक है परसेंट तक क्ले, मिट्टी है, ये सभी मैं किसका बात करूँ, क्ले का बात करूँ, क्ले का बात करूँ, क्ले मिट्टी, मिट्टी, क्ले माने मिट्टी, क्ले एंड क्ले, ठीक है। तो इसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं लाइम को, इजंट इट, इसका थोड़ा ध्यान रखना। एंड बात करते हैं हम लोग आगे, लास्ट आ जाता है पुअर लाइम, मतलब समझ लो कि इसमें बहुत ज़्यादा घटिया लाइम है, चूना में सिर्फ मिट्टी मिट्टी है। इसमें अगर 30% से ज़्यादा क्ले, आप बताओ 30% से ज़्यादा क्ले, मतलब ये तो वही हाल हो गया जिस तरह हम लोग सीमेंट में देखे थे, लाए घर में चूना और पता चला चूना में चूना कम मिट्टी ही मिट्टी है। तो अगर मेरा 30% ज़्यादा, तो क्या बोलेंगे भाई खराब ही चूना है, तो ये मेरा खराब चूना कहलाएगा, है ना। लीन लाइम और इम्प्योर लाइम भी इसको कहते हैं। लीन मतलब बहुत ही कम है, इसमें लाइम चूना कम है, या फिर बोलेंगे इम्प्योर लाइम, इम्प्योरिटी मेरा ज़्यादा है, ठीक है। और ये सेट हार्ड होने में बहुत ही टाइम लेता है, वेरी स्लोली, वेरी स्लो, उतना भी स्लो होने चाहिए कि भाई इतना टाइम लगे कि हार्ड ही ना हो, है ना। तो वही खराब बात है क्योंकि इसमें लाइव ही नहीं है, इसीलिए मिट्टी मेरा होता है। एंड वेरी पुअर बाइंडिंग प्रॉपर्टी, इसमें पुअर प्रॉपर्टी भी, बाइंडिंग प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तब जाकर बाइंड करेगा। सेंड वगैरह डालेंगे, कुछ भी चीज़ डालेंगे, जॉइंट होना चाहिए ईंटा के बीच में, ब्रिक के बीच में। तो मेरा अगर बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छा नहीं है, तो मेरे ये अच्छा लाइम चूना नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए इसके बारे में क्लासिफिकेशन। चलो अब इसके बारे में भी क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, बिकॉज हम लोग को कल खत्म करना है, कल हम लोग को क्या करना है, खत्म करना है पूरा का पूरा बेंडिंग मटेरियल, मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट आने वाला है। तो आज हम लोग लगाएंगे इसके बारे में क्वेश्चन। सिर्फ एक आपका टॉपिक बच जाएगा स्टोन। स्टोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहां से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। अलग अलग तरह मेटामॉर्फिक स्टोन होता है, सेडिमेंट्री स्टोन होता है, इग्निशियस स्टोन होता है या रॉक होता है। इन तीनों रॉक के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है ना। एक लावा होता है, जमीन के अंदर होता है, बाहर निकल जाता है, अंदर में मैग्मा बोलते हैं, बाहर निकलने वाला लावा बोलते हैं। अब उससे अलग अलग तरह का मेरा पत्थर बनता है, पत्थर या स्टोन जो बोलोगे, स्टोन और रॉक, उसका क्या क्या यूज होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में, डोंट वरी। हम लोग का देखो यहाँ पे पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। अगर मैं आपको नोट्स दिखाऊं ना, ये सभी चीज देखो, ये सभी चीज हम लोग पढ़ेंगे। इग्निशियस रॉक क्या होता है, लावा किसको बोलते हैं, मैग्मा किसको बोलते हैं, जब ज्वालामुखी फटता है, तो काफी मजा आने वाला है, डोंट वरी। हम लोग का रेडी है पूरा बिल्डिंग मटेरियल। तो अभी हम लोग फिलहाल क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन लगा लेते हैं, इसका हम लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं। ये चीज हम लोग का हो गया ना, यहाँ पे लाइम हम लोग देखें अभी, तो लाइम का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। हाँ चलो, लाइम को पढ़ लिए तो लाइम का क्वेश्चन लगाते हैं, फिर हम लोग स्टोन पढ़ेंगे, स्टोन का क्वेश्चन लगाएंगे, तो हम लोग का हो जाएगा बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट। तो देखो 1 बाय 1 करके चलिए, फट फिर से लगाइए। अभी आप पढ़े तो अभी तो पूरा पूरा ताजा आपको याद होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग टू रेडनेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिटी, सेटिंग, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं बताओ, क्या कहा गया, तो प्रोसेस ऑफ हीटिंग, हीटिंग करना, टू रेडनेस, काफी हाई टेम्परेचर तक। देखो मैंने कहा था ना, हाई टेम्परेचर से हम लोग हीट करते हैं, है ना। इन प्रेजेंस ऑफ एयर, थोड़ा बहुत रहता है प्रेजेंट ऑफ एयर, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैल्सिनेशन। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कैल्सिनेशन। अभी जस्ट मैंने बताया था। देखो यहाँ पे बोलेंगे सर आप बोले थे एब्सेंस ऑफ वाटर, सॉरी एब्सेंस ऑफ एयर और टू ऑक्सीजन। देखो मैंने कहा था एब्सेंस ऑफ एयर और मिनिमम परसेंट या लिमिटेड परसेंट प्रेजेंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन। तो इस तरह का क्वेश्चन घुमा सकता है आपको। रेड हार्डनेस अगर बोल देगा, रेड हार्डनेस क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर तक वो गर्म करता है उसको रेड हार्डनेस कहते हैं, ठीक है। और रेड हार्डनेस का और एक खासियत होता है कि अगर हाई टेम्परेचर तक गर्म करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ वगैरह, मैकेनिकल प्रॉपर्टी मशीन में हम लोग बात करते हैं, उसका लॉस नहीं होता है। जैसे इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, टफनेस, फटीग, है ना, ये सभी चीज अगर लॉस नहीं कर रहा ज्यादा गर्म होने में भी, तो उसको कहेंगे हार्डनेस, रेड हार्डनेस प्रॉपर्टी। तो अगर हम लोग इतना तक गर्म करते हैं जब तक वो लाल हो जाता है, तो तब तक वो अपने स्ट्रेंथ को बनाए रखता है, उसको हम लोग रेड हार्डनेस। तो तब तक गर्म किया जाता है, उसको बोलेंगे कैल्सिनेशन। चलिए आ जाता है हम लोग का सेकंड क्वेश्चन। ये कहा गया है लाइम इज, एक सेकंड, इट्स वर्किंग ना, यस। लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ। चलिए बताइए, आप लोग का बारी है यहाँ पे, आप लोग का लगाना, ठीक है। आप लोग का यहाँ बारी है कि क्या यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर, फटाफट हम लोग बताइए, ठीक है। कहा गया है लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ। लाइम,
लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ, किससे बनाते हैं हम लोग? लाइम स्टोन से, है ना, लाइम सिलिका, स्टैंड स्टोन, लाइम स्टोन, या फिर लाइम कंक्रीट, लाइम कंक्रीट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? लाइम स्टोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे? लाइम स्टोन हो जाएगा। एक काम मैं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके बारे में कमेंट कीजिए, ऑफलाइन में आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, फिर हम लोग स्टोन और उसका क्लास हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, है ना, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करो। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको आंसर करना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आंसर बताऊंगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कितना था? 1 था। इसका मैंने आपको आंसर दे दिया, तो इसका आप लोग को आंसर नहीं देना है 1 नंबर का। ये सेकेंड हो गया। अब मैं आप लोग थर्ड से आंसर दीजिए और चलिए बताइए कि क्या होगा करेक्ट आंसर। थर्ड नंबर क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है? द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्विकलाइम इज, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्विकलाइम की मेरा क्या होता है? क्विकलाइम क्या होता है? CaS होता है, CO होता है, MgO होता है, MgS होता है। क्या होता है क्विकलाइम का? बताइए, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग आराम से इसको बोल सकते हो। आई होप तो आप लोग करेक्ट आंसर दे दिए होंगे, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्विकलाइम का सिंपल आपको फॉर्मूला पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर कितना था भाई? ये थर्ड था। हाँ, अब हम लोग फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कितना अटेंड करते हो, नेक्स्ट क्लास में फटाफट इसको बता दूंगा। फोर्थ, सिलेक्ट लाइम इज, बोल रहा है यहाँ पे सिलेक्ट लाइम जो होता है वो क्या है? अभी जस्ट मैंने बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रेट ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम, है ना, कैल्शियम, और कैल्शियम कार्बोनेट और आपका कैल्शियम सिलिकेट। क्या होगा करेक्ट आंसर? सिलेक्ट लाइम। याद करो सिलेक्ट लाइम क्या होता था, लाइम में मैंने बताया था सिलेक्ट लाइम क्या होता था। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, अभी तक आप लोग आंसर दिए होंगे। सिलेक्ट लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, और सिलेक्ट लाइम इज हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम, और सिलेक्ट लाइम इज कैल्शियम कार्बोनेट, और सिलेक्ट लाइम इज कैल्शियम सिलिकेट। व्हाट विल द करेक्ट आंसर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग दे दिए होंगे करेक्ट आंसर। मैं अभी आपको लाइव नहीं कमेंट करना, ऑफलाइन करना है। आप लिख के रखिए 3 का ये, 4 का ये, और मैं आपको देखूंगा, चेक करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो। अगर मैं ये मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी करो, नहीं तो फिर मजा कैसे आएगा? इतना मेहनत करके मैं कंटेंट रेडी कर रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं बनता है बनने का। तो आप लोग कमेंट पूरा कीजिएगा, ठीक है। ऑफलाइन जब हो जाएगा क्लास, उसके बाद आपको कमेंट करना है 3 का ये, 4 का ये, 5 का ये, सब करना। चलिए, ये 4 नंबर ही है ना, ये 3 था, ये मेरा 4 था, ये हम लोग का हो जाएगा 5, ये 5 नंबर। चलिए 5 नंबर देखिए, पढ़िए और आंसर इसका बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फेट लाइम? फेट लाइम का प्रॉपर्टी क्या क्या नहीं है? याद रखो, फेट लाइम क्या था? जिसमें मेरा मिट्टी कम था ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फेट लाइम? कहा गया इट रेडियली हार्डनेस, द कलर ऑफ द फेट लाइम इज परफेक्टली व्हाइट। यहाँ बोला नॉट, ध्यान देना, नॉट कहा गया, तो ये सभी है, अभी मैं नहीं बताऊंगा आंसर। फिर कहा गया फेट लाइम स्लैग्ड विगरसली, और फेट लाइम सेट स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चलिए 5 नंबर हो गया, पॉज करके भी आप आंसर दे सकते हो। 6 नंबर बात करते हैं। फेट लाइम इज ऑल्सो कॉल्ड, फेट लाइम इज ऑल्सो कॉल्ड। देखो, अगर आप लोग फ्री में आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, यू नो दैट, और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सच में मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग सच में अटेंड कीजिए। फेट लाइम इज, अभी छोड़ के नहीं जाना आप लोगों को क्लास। फेट लाइम इज ऑल्सो कोल्ड। फेट लाइम को क्या कहते हैं? मैंने बताया था ना, फेट लाइम को क्या कहते हैं बताइए। वाटर लाइम, प्योर लाइम, इम्प्योर लाइम और लीन लाइम, क्या इसको कहते हैं? 6 का हो गया ये चीज। 7 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर में कहा गया है पुअर लाइम जो है वो कंटेंट मेरा होता है मोर देन दैट परसेंट ऑफ वाटर। पुअर, याद आपने बताया था ना, सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाया जाता है, बोल रहा कितना परसेंटेज? 30% ज्यादा होता तब उसको बोलते थे पुअर लाइम, या 20% से ज्यादा था तब उसको पुअर लाइम, या फिर 10 या 5। क्या होगा करेक्ट आंसर? 7 का हो गया। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर ये कहा गया है परसेंटेज ऑफ इम्प्यूरिटी इन लाइम स्टोन शुड नॉट एक्सीड डैश फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ फेट लाइम। अगर हम लोग फेट लाइम बना रहे हैं तो मेरा इम्प्यूरिटी कितना से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 5%, 8%, 10% और आपका 15%। ये बेसिकली आपका क्ले का ही बात कर रहा है, जो इम्प्यूरिटी क्ले रहता था, मैंने बताया था सबसे ज़्यादा मात्रा में। तो अगर प्योर लाइम हम लोग बना रहे हैं, यानी प्योर यानी फेट लाइम, तो उसके लिए मेरा जो है इम्प्यूरिटी कितना नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए, उससे ज़्यादा, उससे कम होना चाहिए। 5, 8, 10 और 15 जस्ट मैंने बताया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर ये बोल रहा है आपको क्ले कंटेन इन फ्रीएबली हाइड्रोलिक लाइम इज अबाउट। फ्रीएबली हाइड्रोलिक लाइम जो होता है इसमें क्ले मेरा कितना होता है? 2 to 4%, 5 to 10%, 11 to 20% और 21 to 30%। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए आप लोग। क्ले कंटेन इन फ्रीएबल हाइड्रोलिक लाइम। चलिए
ये बताइए, मतलब आपको बताना ऑफलाइन, ऑनलाइन भी नहीं बताना, मैं वहाँ पे चेक करूँगा। ये आपका 10 नंबर का है क्वेश्चन, 10 से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू अबाउट द हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम के लिए कौन सा जो है स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, यानी कि गलत है। हाइड्रोलिक लाइम जो होता है कंसिस्ट ऑफ क्ले एंड सम अमाउंट ऑफ फेरस ऑक्साइड। हाइड्रोलिक लाइम कैन सेट अंडर वाटर, इट हैज अ परफेक्ट वाइट कलर, इट इज ऑल्सो नोन एज वाटर लाइम। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अभी तक आप लोग लगा लिए होंगे, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 12th नंबर का। यहाँ पे बोल रहा है, ये आपका 12th नंबर का हो गया ना, 12th नंबर बोल रहा है कि प्योर लाइम स्टोन आर इंडिकेट बाय डैश कलर। प्योर लाइम जो होता है उसको, प्योर लाइम स्टोन को किस कलर से दिखाया दर्शाया जाता है ना। बताइए, ब्राउन से, ब्लू से, ग्रे से और वाइट से। आपको जितना पता है आपको कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। क्या नंबर में मैंने कुछ गलत किया है क्या? आप लोग क्लास को अगर नहीं देखे हो तो प्रीवियस देख लीजिए, फिर आपको लगा। ये 3rd है, दिस वन इज 4, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11। एक सेकंड, ये मेरा 10 था ना, 10 के बाद ये 11 ही होगा, तब ये 11 हो जाएगा, 12th नहीं है, 11 है ना। यस, 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन आपको लगाना है। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का रहने वाला है वो किस में रहने वाला है, ये सभी का आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्लास जो रहेगा वो हम लोग का रहेगा स्टोन पे। लास्ट टॉपिक हम लोग को बचा है, स्टोन्स पढ़ने वाले हैं। स्टोन में हम लोग देखेंगे सोर्स कहाँ से बनता है, जैसे मेटामॉर्फिक होता है ना, पोली मिनरल रॉक होता है। फिर हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं जियोलॉजिकल के बेसिस में, फिजिकल के बेसिस में, और आपका साइंटिफिक और इंजीनियरिंग के बेसिस में स्टोन को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। इग्नेशियस रॉक होता है, जैसे मैंने कहा, सेडिमेंट्री रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ये जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। फिर हम देखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आपका होता है स्ट्रोटोफाई स्टोन और अनस्ट्रोटिफाई स्टोन। फिर हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे ना, आर्जिलेसियस, कैल्सरेसियस और सिलिसियस। और फिर इस सब के बारे में स्टडी करेंगे, फिर क्वेश्चन लगाएंगे, देन हम लोग का बिल्डिंग मटेरियल हो जाएगा कंप्लीट। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो यू नो दैट आपको क्या करना है। आपको करना सबसे पहले तो लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक करना है। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है फॉर ऑल टाइप ऑफ AJE प्रिपरेशन के लिए। अगर आप JSSC JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको 100% करना है। और आप जनरल इंजीनियरिंग का कर रहे हो फॉर आने वाले में, जैसे मैंने कहा JEE का भी आने वाला है, जनरल इंजीनियरिंग रेलवे का, वहाँ उसके लिए भी कर सकते हो। और अदर JEE का अगर प्रिपरेशन करो, सभी के लिए मास्टर वीडियो आपका होने वाला है। फर्दर कोई भी एग्जाम दोगे जहाँ पे आपको जनरल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा, तो सभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कमेंट करके बताएगा आपको कैसा सेशन लगा, आंसर आपको कमेंट करना है। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, बाय बाय।